नमस्कार फ्रेंड्स, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग है। मार्केट में तमाम इंस्टीट्यूट की जो उपलब्ध लिस्टिंग है उससे कई मामलों में खास है। एक तो इसमें सभी जो पीवाईक्यूज हैं टॉपिक वाइज उनका भी समावेश किया गया है, ताकि अलग से आपको पीवाईक्यू ना पढ़ना पड़े। उन्हें लिख भी दिया गया है कि भाई देखो ये इस साल आया है, यूपीएससी में आया है, यूपीपीसीएस में आया है, ताकि आप उनके महत्व को समझ सके, उन पर ज़्यादा जोर दे सके। और दो प्रकार के स्टूडेंट, एक तो वो होंगे जिन्होंने हमारे बुकलेट्स को या रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट बुकलेट की रिकॉर्डिंग। बुकलेट कौन सी है? ये बुकलेट जो आपके अस्तित्व प्लस में दी गई है, वो बुकलेट वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, उसको देख लिया होगा। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में रिकॉर्डिंग है सारा। तो अगर उन्होंने देख लिया है तो फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि वही कंटेंट है जो हमने समराइज कर दिया है। एक दूसरे वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको करते रहिए। और जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की लिस्टिंग बहुत पहले शेयर कर दी गई थी तो इसको आपने बहुत पसंद किया था, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग भी बनवाई। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है, चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हो वहाँ से। बहुत ही कम समय में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? जैसे आपका सिलेबस है कि भाई यूरोप के जो राजा थे वो फाइनेंस करते हैं अपने यात्रियों को, ताकि वो नए व्यापारिक मार्ग की खोज करें। कारण था जो ऑटोमन एम्पायर था, उसने जो कुस्तुनतुनिया था उस पर कब्जा कर लिया था और ट्रेड रूट ब्लॉक कर दिया था। तो इसी क्रम में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन भारत में आके लैंडेड इन अमेरिका। तो 1494 फिर वास्को डी गामा कोशिश करता है पुर्तगाल की केप ऑफ गुड होप होती हुई भारत आ जाता है, कालीकट में लैंड करता है और जमेरिनस में आ जाता है। ठीक है, ये आपको बता ही दिया। कुछ इनकी क्रोनोलॉजी पे सवाल बन सकते हैं। 1498 में गोवा जो हेडक्वार्टर था पोर्टुगीज का, पहले एक्चुअली था कोचीन, बाद में गोवा शिफ्ट किया था नीनो डा कूना ने। तो पोर्टुगीज जो है अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, किसको? गोवा को। लेकिन कब आते हैं? 1498 में। तो पोर्टुगीज पहले आते हैं, फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर डेनिस, फिर फ्रेंच। फ्रेंच इनका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी था। तो ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहली फैक्ट्री जो पोर्टुगीज स्थापित करते हैं कोचीन में, बाद में वो गोवा अपना हेडक्वार्टर लेके चले जाते हैं जब बीजापुर से छीन लिया था उन्होंने। ऐसे ही जो डच हैं वो मछलीपट्टनम में, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अस्थायी कारखाना 1613 में, उसके पहले टेम्पररी उन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में स्थापित किया। यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसी ने भी पूछा है। फ्रेंच वाले जो थे वो सूरत में अपना पहला कारखाना खोलते हैं 1668 में। ये जो कारखाने थे, फैक्ट्री थे ना, बहुत एक इंडिपेंडेंट यूनिट हुआ करती थी। इसमें ट्रेड भी होता था, मिलिट्री भी रहती थी, ट्रेनिंग भी होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। डिप्लोमेटिक मिशन भी वहीं से जाते थे। पोर्टुगीज के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण क्या है बताया। वास्को डी गामा 1498 में पहुंचता है। और आपको पता है कि ये सब भारत से क्यों व्यापार करना चाहते थे? एक तो भारत में मलमल, रेशम, मसाले, ये सब बहुत ज्यादा होते थे और उसका ट्रेड ये लोग हर कोई करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा भी हुआ है, मसाले, रेशम, मलमल ये सब करना चाहते थे, जो कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता था 25% शेयर इंडिया का था। आपको पता होगा, ये शशि थरूर की किताब पे ऑलरेडी यूपीपीसी ने सवाल पूछा हुआ है। शशि थरूर ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है एरा ऑफ डार्कनेस। इसमें बताया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमें गरीब बना दिया, जबकि हमारी हिस्सेदारी ट्रेड में बहुत ज्यादा थी। एक और किताब है जिसका नाम है पैक्स इंडिका, ये भी शशि थरूर ने लिखा है। तो थोड़ा सा नाम याद रखो जिन पे सवाल बन चुका है, जिनके बारे में बन चुका है। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि ये राजधानी हेडक्वार्टर वगैरह इनके कहाँ थे, तो आपको बता ही दिया है। पहली फैक्ट्री बता दी आपको। पोर्टुगीज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या हो सकता है? गोवा जो है वो पोर्टुगीज का हेडक्वार्टर बना, पहले क्या था? कोचीन था। कुछ इनके जो अधिकारी हुआ करते थे, जिनको गवर्नर कहते थे, सीईओ टाइप के होते थे, सब कुछ वही संभालते थे। उनके बारे में देखो क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको पता ही, ऑलरेडी पढ़ाया है, बुकलेट में भी है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, बहुत प्रभावशाली था। इसने झगड़ा लड़ाया आपस में शासकों का और अंत में बीजापुर से, उनके सुल्तान से गोवा छीन लिया। और सोशियो रिलीजियस मैटर में भी उसने दखल देना शुरू किया, मिशनरीज भारत में बुलाया, कन्वर्जन शुरू कराया, सती प्रथा को भी बैन किया। और ओवर रेटेड एक फल है जिसका नाम है काजू, वो भी भारत लेके आता है। और तंबाकू जो बहुत डिफेम्ड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चपेट में ले लिया है, वो भी पोर्टुगीज लेकर के आए। फिर आता है नीनो डा कूना। इसने क्या किया? कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया राजधानी पुर्तगालियों की, और गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनसे बसीन छीन लिया और हुगली में अपनी बस्ती बसाई। पोर्टुगीज और मुगल एम्पायर के बीच अगर बात करें तो पोर्टुगीज जब आए तो उस समय अकबर शासन कर रहा था, चूंकि अकबर 1605 तक रहता है और पोर्टुगीज तो 1498 में ही आ गए थे। तो अकबर ने पुर्तगालियों को कहा कि भाई चलो हुगली में अपना ट्रेड वगैरह तुम कर लो। यूपीपीसी 2004 में सवाल पूछा है। और फिर हुगली में चूंकि इन्होंने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की, इनकी नौसेना डेवलप होती गई और बहुत लूटपाट मचाया जो वहां से जो ट्रेड होता था उसके लिए। और फिर क्या हुआ कि धार्मिक और सामाजिक नीतियों में इनका जो इंटरफेरेंस था वो जारी रहता है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कराते रहते हैं पोर्टुगीज लोग। और प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं 1556 में गोवा में, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आता है। कुछ फसल जैसे आलू है, टमाटर है, तंबाकू, अनानास, काजू, मक्का, मिर्च, चीकू सब भारत में लाए। यूपीएससी ने 2012 और 19 में सवाल पूछा है। डच के बारे में उतना कुछ जानने लायक नहीं है, बट फिर भी समझ लो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है चार्टर के माध्यम से। और बस इससे ज़्यादा क्या है, इनका जो एरिया था वो एक तो ईस्टर्न कोस्ट, थोड़ा सदर्न कोस्ट, यूपी में आगरा, पटना, चिंसुरा, बालासोर, याद रखना कासिम बाजार,
यूपीपीसी ने पूछा है इसलिए। और अंत में क्या होता है, एक समझौता होता है अंग्रेज और डचों के बीच में कि भाई जो इंडोनेशिया है वहां तुम रहो, सब कुछ देखो, ऐसा डच से कहते हैं अंग्रेज लोग, और भारत में जो भी तुम्हारे दावे हैं वो सब छोड़ दो। 1667 में तो छोड़ दिया और अंत में इनका पतन हो जाता है एक हिसाब से। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उपनिवेश एक सबसे महत्वपूर्ण है। 1600 में स्थापना होती है। एक कंपनी है जिसका पूरा नाम था इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट एडवेंचरस। तो उस समय अकबर का शासनकाल था, भारत आते हैं और इनको एक्चुअली वहाँ की जो महारानी थी इनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा, एक चार्टर दिया कि भाई तुम जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ तुम ही व्यापार कर सकोगे, और इस चार्टर के माध्यम से उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। एक जहाज था जिसका नाम था हेक्टर, 1608 में कैप्टन हॉकिंस बैठ करके सूरत आता है, और पहले तो जहांगीर उससे मिलने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब इन्होंने अंग्रेजों ने पोर्टुगीज को हरा दिया स्वाली की लड़ाई में 1612 में, तो जहांगीर बहुत प्रभावित होता है और उसने कहा चलो भाई तुम बिजनेस करो, और फिर अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई 1615 में थॉमस रो को। और सर वगैरह जहां देखो समझ लो ब्रिटिश है। यूपीएससी ने 2021 में सवाल पूछा है। फिर उस समय के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी हो जाती है पोर्टुगीज प्रिंसेस से, तो 1662 में दहेज में दे दिया जाओ बॉम्बे तुमको दे देते हैं, क्योंकि बॉम्बे उस समय पोर्टुगीज के नियंत्रण में हुआ करता था। ठीक है। फ्रांसिस डे जो फ्रांस से, आपको समझ में फ्रांस आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, नोमेनक्लेचर का थीम फेल हो रहा है। एक्चुअली ये 1605 से 1673 तक जिंदा था। 1639 में क्या करता है कि भाई चंद्रनगर के शासक से, जो विजयनगर एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था, उसे जमीन लेकर के चेन्नई या मद्रास की स्थापना करता है। और क्या होता है, 1633 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। और क्या करती है, जाप चारनाक नाम का एक अंग्रेज था 1690 में कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतानाती 3 गांव खरीदता है और उसमें कलकत्ता शहर बसाता है। तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है, यूपीपीसी ने पूछा भी है। फर्रुख सियर पता नहीं कितना प्रभावित हो गया कि उसने अंग्रेजों को कहा, दस्तक दे दिया कि जाओ भाई कुछ पैसे दो, कुछ 3 लाख या कितना था, और पूरे भारत में व्यापार करो। उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी का, और इसके माध्यम से फिर बंगाल में उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया, और जिससे काफी दिक्कत हुई। फिर फ्रांस के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रेंच डेनिस वाले इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, सवाल आया नहीं है ज्यादा। फिर सिर्फ इतना आया है कि ट्रान के बार उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अंग्रेज इतना ज्यादा बदमाशी करते हैं कि उनकी लड़ाई तय थी, तो फ्रेंच के साथ लड़ाई हुई। यूरोप में लड़ाई ऑलरेडी हो रही थी, तो भारत में लड़ाई तय थी। तो भारत में जो लड़ाई हुई उसके पहले समझो कि फ्रेंच भारत में आए कब, 1664 में जो लुई 14 था, उसका जो मंत्री था काल्बर्ट, उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराई और 50 साल के लिए व्यापार का प्रिविलेज दे दिया। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं फ्रांस वाले, भारत आते हैं, और आपको पता है पौंडीचेरी उनका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर स्थापित होता है। और कब होता है, 1701 में। आरओ में 2016 में सवाल पूछा भी गया है। डच फ्रांस जो संघर्ष उसकी शुरुआत होती है कर्नाटिक वार के माध्यम से। 1746 से 1748 कर्नाटिक वार होता है। यूपीपीसी 2016 में सवाल पूछा गया है। और उसके बाद में यूपीपीसी 2020 में इसके प्रोविजन के बारे में, इसका परिणाम क्या रहा, उस पर सवाल पूछा गया। तो ध्यान रखना, पीवाईक्यू रीसफल कर देता है, नई बोतल में पुरानी शराब। पहले कुछ पूछता है, फिर उसी से रिलेटेड कुछ और पूछ लेता है नेक्स्ट ईयर, तो सीधा सीधा रिपीट नहीं होता। इसलिए मार्केट में जो भी पीवाईक्यू सीधे सीधे रिपीट कर रहे हैं उनसे कुछ भला नहीं होता। हमने अपने जो हमारी जो लर्निंग सीरीज है, आपको पता हो, इस लर्निंग सीरीज में हम जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको सीधे सीधे पीवाईक्यू न दे करके 4 स्टेटमेंट में एक सीधा पीवाईक्यू, एक उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, एक गैप वाला एरिया, इस तरीके से कराएं। टेलीग्राम चैनल पे तो हमारा पढ़ा ही हुआ है टेस्ट सीरीज, डेमो सेक्शन में एप्लीकेशन पे भी पढ़ा हुआ है टेस्ट सीरीज के। यहाँ पे एक वीडियो बनाया था टेस्ट सीरीज नहीं, लर्निंग सीरीज, इसको आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है वो ये है कि 1746 से 48 में ये अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में होता है। और अंत में क्या होता है कि अंग्रेजी जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो उसने फ्रांस को एक हिसाब से समुद्र की लड़ाई में हरा देता है और मद्रास पर कब्जा कर लेता है। लेकिन इसका जो परिणाम होता है वो होता है एक्सला सैपल की संधि। जैसे कोई भी युद्ध हमेशा संधि से ही खत्म होता है, और 1748 में ये युद्ध खत्म हो जाता है। जो लूटे गई जमीन थे या छीने गए जो जमीन थे वो वापस कर दिए जाते हैं एक दूसरे को। तो मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली ये लड़ाई भारत की लड़ाई कम थी, विदेशों की लड़ाई ज्यादा थी। यूरोप में और अमेरिका में जो कुछ भी इनका टसल चल रहा था, आपको पता होगा कि उसी समय अमेरिकी आंदोलन भी चल रहा था, फिर उसी के जस्ट बाद फ्रांस में भी क्रांति होगी। तो इनके कॉलोनी को लेकर के अलग अलग जगहों पर लड़ाई हो रही थी और भारत में निश्चित तौर पर टकराव संभावित था। दूसरा जो कर्नाटिक वार था वो एक ही साल बाद 1749 में शुरू होता है, 6 साल चलता है, 1754 तक चलता है। ये भी पूछा हुआ है, यानी कि बहुत पेट टॉपिक है यूपीपीसी का। उस समय फ्रांस का गवर्नर डुप्ले हुआ करता है, और उसने क्या किया कि साउथ इंडिया में फ्रांस के प्रभाव को बहुत मजबूत करने की कोशिश की। और यहाँ रॉबर्ट क्लाइव था, आपको पता ही है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने क्या किया, आरकोट पर आक्रमण कर दिया, और इसी युद्ध के बाद में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। ऐसे लग रहा था फ्रांसीसियों को कि डुप्ले आंतरिक झगड़ों में, आंतरिक मामलों में बहुत दखल दे रहा है, इससे बहुत ज्यादा युद्ध करना पड़ रहा है। डुप्ले को बुलाना एक फ्रांस की बहुत बड़ी भूल समझी जाती थी, और अंग्रेजों की जो मजबूत स्थिति थी और मजबूत हो गई। डुप्ले की जगह गोड़ी को कूटनीति के साथ एक भारत में भेजा जाता है मिशन पर, जो अंग्रेजों के साथ समझौता भी करता है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है उसके जस्ट बाद 1757 से 63 के बीच होता है। इस पर भी सवाल देखिए पूछा गया है। और ये जो है
युद्ध ऐसा था जिसमें 1760 में वांडीवास का युद्ध था, और इसमें जो है अंग्रेजों ने निर्णायक तौर पर ये लड़ाई जीत ली। इस पे सवाल भी बना है। और इस संधि के तहत, जिसका नाम था पेरिस की संधि, पेरिस में होता है, इसमें होता क्या है कि फ्रांसीसी कारखानों को जो भारत में स्थित थे वो तो वापस कर देते हैं अंग्रेज, लेकिन एक हिसाब से जो प्रभाव था फ्रांसीसियों का साउथ इंडिया में और बाकी इंडिया में, वो लगभग खत्म हो जाता है। उनको वापस तो मिल जाता है कारखाना, फैक्ट्री, आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसकी घेराबंदी नहीं कर सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते, तमाम शर्तें लाद दी जाती है कि सबसे फ्रेंच जो प्रभाव था वो बहुत सिमट करके रह जाता है। ठीक, 18वीं सेंचुरी में आते हैं, देखते हैं 18वीं सदी का भारत, जहां पर मुगलों का पतन हो रहा था, क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय हो रहा था, और अंग्रेज असर्ट कर रहे थे भारत में अपनी शक्ति के विस्तार को लेकर के। आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और लगभग 150 सालों में उसके बाद मुगलों का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। कैसे होता है? 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है भारत पर, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था, आगे हम देखेंगे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, पानीपत का युद्ध होता है, मराठा एम्पायर हिल जाती है। ये जो क्षेत्रीय शासक थे, आपको पता है जब केंद्र कमजोर होता है तो राज्य मजबूत होते हैं, क्षेत्रीय शासक मजबूत होते हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो मुगलों के सूबेदार हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने अपने नए राज्य स्थापित कर लिए थे। कुछ ऐसे थे जो पहले से ही मुगल एम्पायर का विरोध करते हुए उपजे थे, जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, ठीक, ये सब। तो आइए देखते हैं कि करके उत्तर मुगल शासक को, जो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर से ही जुड़े रहे थे शुरुआत से। जैसे मुगल एम्पायर जो 1707 में डिक्लाइन करता है, उस समय जो शासक बनता है वो है कौन? बहादुर शाह प्रथम, ठीक। और इसी का नाम मुअज्जम शाह आलम प्रथम था। ये 1712 तक, सिर्फ 5 साल तक शासन करता है। कह रहा है कि ये सहिष्णु और उदार था, और हो भी क्या सकता है। एक कहावत है ना कि वो मिस्टर चर्चिल से किसी ने पूछा कि चैम्बरलिन बड़े उदार और बहुत सहिष्णु व्यक्ति हैं, तो चर्चिल जवाब देता है, और हो भी क्या सकते हैं, उनके पास करने के लिए उदारता के सिवाय है क्या। तो बात वही है कि ऑफकोर्स जितने भी उत्तर मुगल कालीन जो शासक रहेंगे वो उदार ही रहेंगे, सहिष्णु ही रहेंगे, क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी तो बची नहीं, शक्ति तो बची नहीं। अंत में उनको जो बहुसंख्यक समाज था उनको साथ में लेके चलना ही था, उनकी मजबूरी थी। जहादार शाह उसके बाद आता है 1712 से 1713। बस खाली क्रोनोलॉजी याद रखना, एक्चुअली कुछ पॉइंट होगा तो बता देंगे। अब सवाल आया होगा, जैसे उसको मार दिया किसने? उसी का जो नेफ्यू था फर्रुखसियर, उसने यूपीएससी में पूछा है। फर्रुखसियर 1713 से 19 तक रहता है। इसको सैयद बंधुओं ने एक्चुअली बैठाया था। उन सैयद बंधुओं का नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इनकी मदद से सत्ता में आया, और उसी के काल में जो सिख गुरु थे बंदा बहादुर, उनको जो है फांसी दे दी गई, और सिख एक हिसाब से उसके बाद और ज़्यादा सक्रिय हो गए मुगल एम्पायर के खिलाफ। और इसके समय में हाँ, फिर सैयद बंधुओं ने जिन्होंने बैठाया था 1719 में, इन्होंने ही फर्रुखसियर को क्या किया? पेशवा जो बाजीराव विश्वनाथ थे उनकी मदद से फर्रुखसियर को फिर मार दिया। 1719 में मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते थे, वो गद्दी पर बैठता है, जिसने सबसे पहला काम किया सैयद बंधुओं को निपटा दिया, ठीक। और उसके बाद उसी के समय में 1724 में हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना वजीर जो उसका था निजाम उल मुल्क, उसने स्थापित किया। और मोहम्मद शाह के समय में एक और प्रमुख घटना होती है कि 1738-39 में, 39 में इनफैक्ट, नादिर शाह अटैक करता है और मोहम्मद शाह राजधानी छोड़ के भाग जाता है। नादिर शाह कई दिनों तक लूटता है, कत्लेआम मचाता है। ये घटना होती है 1739 में, ठीक है। और उसके बाद 1748 में गद्दी पर बैठता है अहमद शाह। अहमद शाह के समय में ऐसी कुछ प्रमुख घटना तो है नहीं। इसके बारे में एक कहावत थी, नहीं इतना कुछ खास इसमें है नहीं। आलमगीर सेकंड देख लीजिए, उसका कार्यकाल है 1754 से 1759 के बीच। और उसके बाद शाहजहां थर्ड 1759 से 1760। फिर शाह आलम सेकंड 1760 से 1806। आपको पता है बक्सर खवार इन्हीं के समय में होता है, इलाहाबाद की टीटी इन्हीं के टाइम पे होती है। त्रिपक्षीय जो लड़ाई थी, 3 लोग एक तरफ, यानी कि बक्सर में जो वार होता है, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तो ये सब एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। अंग्रेज फिर भी जीत जाते हैं, इलाहाबाद की संधि होती है, और उसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं को बुरी तरह से अहमद शाह अब्दाली हराता है। फिर 1806 में आता है अकबर सेकंड, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दे करके लंदन में अपनी पेंशन के लिए भेजा था। ऑफकोर्स कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला था। ऑफकोर्स जितने भी कमजोर शासक थे वो सब सहिष्णु थे। अगर वो स्टेटमेंट दे भी दे, आपको यस कर देना है, ठीक। बहादुर शाह सेकंड आता है, जो अंतिम शासक था, जिसको जफर भी कहते थे। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, शायरी लिखते थे। उसी के समय, उन्हीं के समय जो गालिब थे वो हुआ करते थे। तो हालांकि उनके दरबारी नहीं थे, गालिब थोड़े फकड़ मिजाज के थे, उनको दरबार में नहीं रखा था, गालिब की शिकायत भी थी। तो बहादुर शाह जफर जो अकबर सेकंड के पुत्र थे, उनको बाद में क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून भेज दिया था, वहीं उनकी मौत हो गई। और उन्होंने वो शायरी लिखी थी कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन मिले तेरे कुछ यार में, ठीक है। फिर बंगाल आता है, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खान ने एक हिसाब से बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया।
और बंगाल के नवाबों का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 के बीच, और ये मुगल सम्राट का अंतिम गवर्नर भी था क्योंकि उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसके बाद यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा भी है। फिर उसके बाद अली वर्दी खान 1740 से 56, फिर सिराजुद्दौला 1756-57। इसी के समय दो घटनाएं होती हैं, तो ब्लैक होल की घटना जिसमें अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि कई अंग्रेजों को कैद करके इसने मार दिया बहुत छोटे से एरिया में, और दूसरा प्लासी की लड़ाई जिसमें बिना लड़े ही सिराजुद्दौला के हिसाब से हार हो जाती है। उसको हटा करके मीर कासिम को जो है एक्चुअली पहले मीर जाफर को बनाया गया नवाब वहाँ का, मीर जाफर को फिर हटा करके कासिम को बनाया गया। कासिम बदमाशी करने लगा, सैन्य सुधार करने लगा, अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली मुंगेर में, तो अंग्रेजों ने इसको हटा करके फिर से जाफर को बना दिया वहाँ का नवाब। ठीक, तो याद कैसे रखोगे, JKJ, पहले जाफर फिर कासिम फिर जाफर। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इलाहाबाद की टीटी हो जाती है तो एक हिसाब से एक डुअल सिस्टम लागू किया अंग्रेजों ने। वो डुअल सिस्टम था कि जो निजामत है और दीवानी है, जिन्हें दीवानी मतलब पैसा टैक्स इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करने का पावर जो था वो अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया, बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी देखरेख नवाब के हाथ में दे दिया। यानी नवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी थी, अकाउंटेबिलिटी सारी थी, और उसके पास रेवेन्यू कुछ नहीं था। ये समस्या थी, रेवेन्यू वही था जो अंग्रेज दिया करते थे उसको। हैदराबाद में भी स्वतंत्र शासन की स्थापना हो गई, पता ही आपको, चिंगलिश खान ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, और डेक्कन का जो एरिया था उसको एक हिसाब से हैदराबाद में मिला लिया। डेक्कन के बहुत सारे एरियाज थे जिसमें औरंगाबाद, मोहम्मदाबाद, खानदेश, बरार, बीजापुर, हैदराबाद, ये सब था। अवध में सादत खान जो था वो पहला नवाब बना, और पहला नवाब और मुगल गवर्नर चूंकि पहले हुआ करता था तो उसने एक हिसाब से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और उसके बाद सफदर जंग आता है 1748 में, सुजाउद्दौला 1754 में, आसफदौला, ये 1754 में जो सुजाउद्दौला आता है, इसी के समय पानीपत का भी वार होता है, इसी के समय बक्सर का भी वार होता है। ठीक, बक्सर के वार में ये शामिल भी रहता है। उसके बाद आसफदौला आता है। ठीक, और 1856 में अवध का जो है अधिग्रहण कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंतिम शासक थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। ठीक, डलहौजी ने कर लिया था। मराठा एम्पायर को देख लेते हैं। शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ में इसकी स्थापना की। उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में जो सवाल पूछा है, देखिए, एक तो इनके इंटरनल युद्ध होते रहते थे, आपने देखा भी होगा, छावा मूवी में, तो उस पर बहुत ज़्यादा सवाल बना नहीं है। सवाल बना है पेशवा से, कुछ युद्ध से और कुछ संधि से। तो जो पेशवा थे, पेशवा के हिसाब से मंत्री हुआ करते थे मराठाओं के, बाद में उनकी शक्ति का विस्तार होता है धीरे धीरे और वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। 1713 में साहू ने एक्चुअली उन्हें पेशवा मुख्यमंत्री अपना नियुक्त किया, प्रधानमंत्री टाइप का एक था पद। और फिर बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधु ने फर्रुख शेर को 1719 में गद्दी से हटा करके मार दिया। बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव फर्स्ट कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था और ये गद्दी पर बैठता है, गुरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर था, और इसका विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था अपने उत्तर प्रदेश के। बाजीराव फर्स्ट के बाद में बालाजी बाजीराव या नाना साहब आते हैं 1740 से 1761, और इन्होंने राजधानी अपनी पुणे कर दी। उनके बाद माधवराव आते हैं, साम्राज्य को पुनर्गठित करते हैं और 1761 से 72 तक शासन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बाजीराव या नाना साहब के ही समय में मराठा जो पानीपत का तीसरा युद्ध था अहमद साहब दाली से हार जाते हैं और मराठाओं का बहुत ज़्यादा विनाश होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हर घर से कोई ना कोई मारा गया, ऐसी स्थिति थी, बहुत बड़ी सेना मारी गई। उनके बाद जब माधवराव गद्दी पर बैठता है तो उसने बहुत तेजी के साथ जो मराठा एम्पायर था उसको फिर से पुनर्गठित किया, निजाम को भी हराता है, हैदर अली से भी टैक्स लेता है, लेकिन 10-11 सालों में ही माधवराव की अल्प समय मृत्यु हो जाती है। तो एक कहावत है कि इतिहासकार लिखते हैं कि जितना नुकसान पानीपत के युद्ध हारने से नहीं हुआ मराठाओं का, उससे ज़्यादा नुकसान माधवराव फर्स्ट के असामयिक मृत्यु की वजह से हो गया। फिर उसके बाद सवाई माधवराव गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 तक बैठते हैं। ठीक, और इनके समय में जो बाकी सब थे पेशवा के ग्रुप्स, जिसमें गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, भोसले थे, होलकर थे, आपको पता ही होगा कि बड़ौदा के गायकवाड़ थे और सिंधिया ग्वालियर के थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्वतंत्र व्यवहार करने लगते हैं और पेशवा प्रणाली के हिसाब से खत्म हो जाती है क्योंकि इन सब ने इंडिपेंडेंट रूप से अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर दिया। फिर आता है बाजीराव सेकंड। ठीक, अब आइए देखिए, एक नोट है यहाँ पे, हाँ ये तो है कि नाना साहब ने 1761 में अपने भाई की मृत्यु के बाद शोक में अपना भी प्राण त्याग दिया, आत्महत्या कर लिया। उन्हीं के बाद तो माधवराव गद्दी पर बैठता है ना। ठीक है, ये लिखा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 14 जनवरी 1761 को हुआ, मराठा वर्सेस अहमद साहब दाली, सुजाउद्दौला ने एक्चुअली साथ दिया था अहमद साहब दाली का, वही सुजाउद्दौला जो बाद में अंग्रेजों से हार जाएगा बक्सर में। नजीबुद्दौला लेड बाई सदाशिवराव भाऊ, नॉमिनल कमांड हेल्ड बाई विश्वास राव। मतलब क्या हुआ कि जो पानीपत का थर्ड वार हुआ उसमें एक तरफ थे मराठा, ठीक, दूसरी तरफ थे अहमद साहब दाली। अहमद साहब दाली का समर्थन कौन कर रहा था, सुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला। और मराठा में जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे वो थे कौन, सदाशिवराव भाऊ, जो विश्वास राव के साथ में थे। और मराठा इसमें हार जाते हैं, नाना साहब जो है
शोक में अपने प्राण त्याग देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा कुछ। तो इस पे सवाल बना यूपीपीसी 94 में, यूपीपीसी में 2012 में। तो ध्यान रखना कि मराठा युद्ध कब हुआ, थर्ड पानीपत का युद्ध कब हुआ, और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन साथ दे रहा था। तो ये दो लोग साथ दे रहे थे, एक तो शुजाउद्दौला और एक नजीबुद्दौला। ठीक, सिख एम्पायर देख लो। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की, पूछा है सवाल। गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा को सिख धर्म का अभिन्न बनाया। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु हरगोबिंद के समय में जहांगीर के खिलाफ युद्ध लड़ा सिखों ने, और सिख समूह एक युद्ध प्रणाली में निपुण एक समूह बन गया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को, जिन्होंने आनंदपुर साहब, जो आनंदपुर शहर है उसकी स्थापना भी की, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। फिर गुरु गोबिंद सिंह आते हैं, 10वें और अंतिम गुरु होते हैं, और पटना में उनका जन्म होता है। पटना साहिब आपने सुना होगा, नांदेड़ जी महाराष्ट्र में है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है और समाधि स्थल भी है। और उसके बाद बंदा बहादुर है, पता होगा, जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी, फर्रुख शेर ने शायद दिया था। यूपीपीसी में 2014 में पूछा है, जिसका मूल नाम लक्ष्मणदेव था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में एक्चुअली आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली पढ़ाया है बुकलेट से। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मैनर में देखेंगे, चूंकि है तो ये लिस्टिंग, खाली फैक्ट देखना होगी जो इंपॉर्टेंट है, जो आया हुआ है। तो महाराजा रणजीत सिंह, इनका कार्यकाल 1801 से 1839 था। ढेर सारे मिसलों को, एक ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं जो खुद सुकर चकिया मिसल के थे, और पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, लाहौर अमृतसर पर भी कब्जा कर लेते हैं, और इनका जो एरिया था वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है। इसमें सतलज, लद्दाख, काराकोरम में सब एरिया शामिल था। जाट साम्राज्य के बारे में देख लो, जो पूछा है। सूरजमल के समय में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंची। और मैसूर साम्राज्य को देखो, मैसूर राज्य को देखो, ओडियार वंश का शासक था, जिसके शासन था, जिसके राजा जो है चिक्का कृष्णराज हुआ करते थे। हैदर अली का उभार होता है यहाँ पे, और जो एक साधारण अफसर था उसने क्या किया, धीरे धीरे जो मैसूर साम्राज्य है उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, और जो सेना है उसको संगठित किया। उस प्रणाली को रिसाला कहते थे। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली और डंडीगुल में एक आर्मरी या शस्त्रागार स्थापित किया। चूंकि उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध लड़ती हुई, तो टीपू सुल्तान जो है नेतृत्व करता है, और उसने यूरोप की तर्ज पर अपनी सेना का फिर से पुनर्गठन किया। नौसेना भी बनाई उसने, नया कैलेंडर चलाया, मेजरमेंट सिस्टम की शुरुआत की। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई ही थी उसका भी समर्थन किया। सेरिंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, और विदेशों में अपने दूतावास भी स्टैब्लिश की। इस पर भी सवाल पूछा है। उसकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे ख्वाबनामा। टीपू अपने सपना देखता था, उसको संग्रहित करता था। तो जो कि टीपू, या आप आसानी से समझ पाओगे, टीपू लिखा है। जबरदस्त ज्योतिष पे लिखा गया है, बस इस पे पूछ सकता है और इधर पूछ सकता है ख्वाबनामा किसका है, तो सपने देखता है, ध्यान रखना। राजपूतों के बारे में देखो, राजा सवाई जय सिंह 1699 से 1743 तक जयपुर शहर की स्थापना की। और ऊबम दीजे मतलब कि उज्जैन, बनारस, मथुरा और जयपुर, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वेधशालाएं स्थापित की। दिल्ली वाले मित्र जानते होंगे, जंतर मंतर, अब तो धरना स्थल हो गया। खगोल अध्ययन में सहायक एक नया सिस्टम तैयार किया, जिसको कहा गया जीज मोहम्मद शाही। ठीक है, गणित पर भी, संस्कृत पर भी उन्होंने काफी किताबों का अनुवाद करवाया। अब भारत में जो ब्रिटिश विस्तार था उस पर देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज थी, किस तरीके से ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को। तो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेजों ने किस तरह से अपने जो शासन का विस्तार भारत में किया, किस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज अपनाई, उसको देखते हैं। 1765 से 1813 के बीच में उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट, किसी भी तरह से घेर लेना है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो बाकी नवाब्स हैं, और स्पेशली मराठा और हैदर अली के खिलाफ उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। क्या किया इन्होंने, जो बेलेजली हुआ करता था उसने एक सब्सिडरी अलायंस किया, और इसके माध्यम से इस घेरे की नीति का विस्तार करता है। ठीक, आपको पता है सब्सिडरी अलायंस क्या है। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध का इस्तेमाल किया बफर स्टेट के रूप में, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो भारतीय रियासतें थी, एक को फेवर किया, दूसरे को साइड कर दिया। तो इसके समर्थन से इसको हरा दिया, यानी उनको आइसोलेट कर दिया ताकि किसी भी तरीके से अलायंस न कर पाए। एक अपना रेजिडेंट रखता था, और फिर बोलता था कि भाई आपको कोई युद्ध लड़ना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, किसी भी तरीके का संपर्क करना है, तो पहले आप ब्रिटिश रेजिडेंट को बताओगे। सहायक संधि भी किया, इसीलिए सहायक संधि ये किया कि नेपोलियन का एक तो डर तो था ही, दूसरा कि जो भारतीय रियासतें थी उनकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, डिफेंस की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी अंग्रेजों को होती थी। और अंग्रेज लोग अपना सेना रखते थे उनके राज्य में, उस सेना का जो खर्चा था वो इन्हीं राज्यों से वसूलते थे। तो पैसा भी उन्हीं से लेते थे उनके डिफेंस के बदले, और इससे अंग्रेज सिक्योर हो गए, और जब भी जरूरत पड़ती थी तो उनको डिथ्रोन भी कर देते थे। और एक कब हुआ सहायक संधि, इसका जो पीरियड था वो 1800 के पहले का था, और स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो थे हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा। क्रोनोलॉजी इसमें पूछा है 2014 में यूपीपीसी में, तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, और मराठा 1802 में। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था,
जिसके माध्यम से डलहौजी ने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया। वो जो राज्य थे उस पर सवाल पूछा है, कौन सा नहीं है तो देख लो कौन सा है। सतारा है, जैतपुर है, संभल है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, करौली। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी सवाल इस पे आ चुका है। बंगाल पर जब 1857 का गदर देखेंगे तो वहां भी इसको देखेंगे, ऑलरेडी बुकलेट में पढ़ाया भी है। ठीक है, अब देखिए, अब अंग्रेजों ने सीधे सीधे युद्ध करने की ठान ली। प्लासी का युद्ध करते हैं वो बंगाल में। ब्लैक होल त्रासदी आपको बताया 1756 में, बाद में 57 में आरोप लगा करके युद्ध भी कर लेते हैं। उस समय जो अंग्रेजी सेना का गवर्नर हुआ करता था अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था लॉर्ड क्लाइव। और उसने क्या किया कि प्लासी के युद्ध में वहाँ के जो बड़े लोग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, जैसे जगत सेठ थे, राय दुर्लभ थे, और उनका जो कमांडर इन चीफ था इब्न मीर जाफर, इन सबको अपनी तरफ कर लिया और फिर हरा दिया बंगाल के नवाब को। सिराजुद्दौला की हार होती है, बाद में उसे मार दिया जाता है, ऐसा कुछ था, शायद जाफर का कुछ तो भी कोई था सेना का आदमी, और उसने मार दिया। तो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर के बेटे ने मार दिया था सिराजुद्दौला को। प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ, मीर जाफर को सत्ता दे दी गई, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको व्यापार करने का एक हिसाब से सर्वाधिकार मिल गया। बंगाल का जो पूरा एरिया था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, वो भी निःशुल्क, बिना कोई टैक्स चुकाए। ठीक, जो फ्रांस की बस्तियां थी बंगाल में, वो भी अंग्रेजों ने हड़प लिया। कंपनी ने बंगाल से 50 लाख करप्शन और जो कंपनसेशन था युद्ध का, वो भी वसूला। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर इतना पैसा दे नहीं पा रहा था तो कंपनी ने उसे भी हटा दिया, और फिर मीर कासिम को लाया। मीर कासिम थोड़ा सा सयाना था तो उसने अपनी राजधानी ट्रांसफर की, सैन्य सुदृढ़ीकरण करने लगा, तो उसको हटा करके फिर से मीर जाफर को लेकर के आया, और अंत में मामला बना नहीं तो मीर कासिम ने क्या किया, जे आपको बताया है, जाफर कासिम जाफर। मीर कासिम ने क्या किया, अवध गया और वहां सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड जो मुगल सम्राट थे, इनसे टाइप किया, गठबंधन किया और अंग्रेजों के खिलाफ लामबंदी की। युद्ध होता है बक्सर में 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहे थे, और उधर मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेना थी, फिर भी हार जाती। ये सब आया हुआ है बहुत भर के एग्जाम में, देख ही रहे हो आप। ठीक है, हारने के बाद फिर संधि होती है। इलाहाबाद की संधि पे 19 में सवाल आ चुका है। संधि, लॉर्ड क्लाइव जो है उस समय वो है, और संधि में फिर से 50 लाख रुपए का हर्जाना लिया जाता है, कंपनसेशन लिया जाता है। और नवाब ने क्या किया, इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र शाह आलम सेकंड को दे दिया। शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने एक हिसाब से अपनी कठपुतली बना दी, और अवध ने एक सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस कर लिया अंग्रेजों के साथ। अब अंग्रेजी सेना रहेगी, रेजिडेंट रहेगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, द्वैध शासन आता है, ड्यूअल जो रिजाइम है, डायरार्की एक टाइप का। कैसा है कि भाई दीवानी जो है, टैक्स कलेक्शन का राइट अंग्रेज अपने पास रखते हैं, और निजामत यानी प्रशासन का अधिकार नवाब के पास रहता है। अकाउंटेबिलिटी फुल, और रेवेन्यू कुछ नहीं। और इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा बंगाल के प्रशासन पर। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली के साथ युद्ध किया, और हैदर अली के साथ पहला युद्ध किया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, 1767 से 1767 से 1769 के बीच होता है। और उस युद्ध में मैसूर, मराठा और निजाम एक तरफ थे, ब्रिटिश अकेले थे। तभी समझ में ब्रिटिश को आ गया कि हम अकेले युद्ध नहीं जीत सकते हैं, और इसका जो निर्णय होता है वो मद्रास संधि से होता है। एक दूसरे की जमीन वापस दे देते हैं कि सबसे अनिर्णित युद्ध रहा। और उसमें एक संधि होती है, क्लॉज ऐसा है जिस पे सवाल पूछ सकता है कि भाई इस संधि में एक दूसरे की रक्षा करने, यानी कि अगर किसी के भी खिलाफ कोई आक्रमण करेगा, नाटो टाइप की ट्रीटी थी, तो दूसरा उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि भाई तुमने जो है ट्रीटी का वायलेशन किया है, जबकि वायलेशन खुद अंग्रेजों ने किया था। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, 1780 से 84 के बीच चलता है। और हुआ क्या था कि मराठाओं के जो हमले हुए थे हैदर अली पे, उसमें ब्रिटिश ने मदद नहीं किया था। तो हैदर अली ने कहा कि भाई तुमने संधि को वायलेट किया है, जबकि अंग्रेजों ने कहा कि तुमने ही वायलेट किया है। मंगलौर की संधि होती है 1784 में, और फिर से एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर देते हैं, लेकिन हैदर अली की फिर मृत्यु हो जाती। ठीक, बीच बीच में ये सब चीजें चलती रहती हैं, हरकाट पर हमला, ये सब, फ्रांस के साथ युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में। इस समय हैदर का जो बेटा है टीपू, उसने नेतृत्व किया, और एक हिसाब से अंग्रेज जीत गए। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। 3 करोड़ रुपए, जो वहां पे 50 लाख लिया था 1757 और 64 में, वो बढ़ा करके देखो 40 साल में 3 करोड़ रुपए कंपनसेशन लिया। ठीक, और मैसूर का आधा क्षेत्र भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो अंतिम होता है। इसमें 1799 में टीपू हार जाता है और मारा जाता है, और फिर वाडियार वंश के ही कठपुतली को सुल्तान घोषित करके अंग्रेज उसे बैठा देते हैं। 1799 में जब टीपू मर जाता है तो श्रीरंगपट्टनम में उसकी मृत्यु के बाद मैसूर का जो साम्राज्य है एक हिसाब से सेटल हो जाता है। और फिर मैसूर को अधीनस्थ संधि
के तहत रखा जाता है। सिंध विजय की बात कर लो, इस पे सवाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा आया हुआ, लेकिन चूंकि नेपोलियन के हमले का डर था तो चाहते थे बफर स्टेट बना करके रखें, इसलिए तिब्बत पे भी अटैक हो रहा था, अफगानिस्तान पे भी हो रहा था, सिंध पे भी हुआ। तो उस समय 1843 में 1843 में क्या हुआ कि जो सिंध था वहां एक संधि किया, एक समझौता किया। अफगानिस्तान में भी 1839 से 42 के दौरान भी अंग्रेजों ने अटैक किया और वहां भी ऐसी कोशिश की गई कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया जाए ताकि आक्रमण हो तो भारत में आक्रमण ना हो, बाहर ही हम लड़े जाए, जैसे अमेरिका बाहर युद्ध सारे लड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पंजाब का विलय कर लिया जाता है। पहला एंग्लो सिख वार जो होता है उसमें लाहौर की संधि होती है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। लाहौर की संधि होती है और दिलीप सिंह को राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध होता है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आएगा मोस्टली, 1848 से 49 के बीच होता है और इसमें सिख सेना हार जाती है और फिर पंजाब को डलहौजी ने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन वेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में क्रिश्चियनिटी वगैरह को स्वीकार कर लिया था उन्होंने। ठीक, और कोहिनूर हीरा उसी समय दिलीप सिंह से ले लिया था अंग्रेजों ने, और वो कोहिनूर हीरा आपको पता है रणजीत सिंह के समय में उनको दिया था। किसने दिया था बताओ? नदी में गिर गया था जब उनका, तो दिलीप सिंह ने रणजीत सिंह ने निकलवा के दे दिया था। बताओ कहानी। अवध का विलय भी कर लेता है डलहौजी, कहता है कि भाई प्रशासन आप बहुत बकवास चला रहे हो तो चलो हम मिला लेते हैं। और वाजिद अली शाह साहब को क्या किया, बंगाल भेज दिया, कोलकाता में भेज दिया कुछ पैसे दे करके, उनका नाच गाना और सब हाथी घोड़े सब ले जाके वहीं चिड़ियाघर बनाया उन्होंने। तो बहुत शौकीन थे वो जानवरों के और नृत्य के। 1856 में डलहौजी ने क्या किया, उस समय जो ब्रिटेन का रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट था जनरल आउटरम, उससे कहा भाई एक रिपोर्ट दे दो जिसमें लिखो कि ये प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, अवध का विद्रोह हो सकता है, और उसके आधार पर फिर लैप्स कर दिया। ठीक, भारतीय इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 1813 से चार्टर एक्ट जो आता है, उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, गंगा का पानी हुगली का पानी टेम्स में सोख लिया जाता था, कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था उस पे जो है बहुत भारी भरकम टैक्स लगाते थे फिनिश गुड पे, और जो कच्चा माल था वो यहीं के एक बार टैक्स आपसे लिया, उसी टैक्स से सस्ते दर पे उन्होंने कच्चा माल खरीदा, उस कच्चे माल को जैसे तैसे वहां पहुंचाया अपने ट्रेन के माध्यम से, फिर वहां से जो बने हुए सामान थे, माल थे, बहुत ही खराब किस्म के थे, उसके बावजूद भी उनको बिना किसी ड्यूटी के, फ्री ड्यूटी, भारत में लाया जाता था और यहाँ पे बेच दिया जाता था सस्ते में। तो क्या होता था कि भारतीय जो बाजार थे वहाँ के मैनचेस्टर के माल से पट गए थे, जिसकी वजह से जो हस्तशिल्प करने वाले, काम करने वाले थे, दस्तकार थे, बर्बाद हो गए। एक मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास आज के जैसा मिडिल क्लास, बड़ा मिडिल क्लास नहीं था, बल्कि जमींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, इनका उदय होता है और अंग्रेजों के प्रति लॉयल होते। किसान जो 16% टैक्स हमारे राजा लिया करते थे एंशिएंट इंडिया में और बाकी समय मेडाइवल में भी, वो जो टैक्स था वो 40% तक था, और वो 40% के ऊपर जमींदार भी अपना कुछ ना कुछ सरप्लस लेते थे, फिर जो वसूलने वाला था वो भी लेता था, तो ये 60% तक टैक्स हो जाता था। गोदान आपने पढ़ा ही होगा। तो किसान भी बर्बाद हो गए। खेती जो पहले एग्रीकल्चर होता था भाई खाने के लिए, राशन के लिए, उसमें अब प्लांटेशन होने लगा, नील की खेती होने लगी, तो उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया, और वो जो लाभ होता था अंग्रेजों को ही होता था, कम जमींदारों को ही होता था, उससे किसानों को कोई लाभ मिला नहीं। आज की जैसे गन्ना है ना, कमर्शियल जायद की फसल है, वैसा नहीं था कुछ, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, नई मशीनें थी, सस्ते सामान थे, तो भारतीय जो सामान थे, प्रोडक्ट थे, वो तो टिक ही नहीं सकते थे। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर कुछ पूछ ले, आपको एक सवाल अभी एक बुक दिखाया था शशि थरूर का, एरा ऑफ डार्कनेस, तो उसमें वो लिखते हैं कि किस तरीके से भारत का पतन हुआ, और दादा भाई नौरोजी ने भी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में काफी कुछ इस पे लिखा है। तो ट्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कैलकुलेशन किया कि भाई इतना लाख डॉलर इंडिया से अंग्रेज लेकर के चले गए, और उसमें एक बड़ा हिस्सा होम चार्जेस के नाम पे कि भारत की सुरक्षा करनी है, भारत के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति करनी है, अंग्रेजों को सेना को पेंशन देना है, ये देना है, वो देना है, उस पर भी बहुत सारा लिया जाता था। होम चार्जेज में क्या शामिल था, इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है 2011 में। एक तो भाई था कि लंदन में जो भारतीय प्रशासन के लिए कार्यालय थे, ऑफिस थे, उनको सैलरी पेंशन, ब्रिटिश जो कर्मचारी होते थे उनकी सैलरी पेंशन, जो रेलवे वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, लोन लिया वहाँ के अंग्रेजों से, उसके भी जो इंटरेस्ट होता था, बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाते थे, वो भी दिया जाता था, मूलधन भी वापस किया जाता था। ठीक, भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे सवाल आ चुका है। एक तो था परमानेंट सेटलमेंट, और उस समय ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शामिल था, और बहुत लंबे समय के लिए जमींदारों के साथ एक समझौता कर लिया जाता था कि भाई 1/11 तुम रख लोगे, 10/11 अंग्रेजों को दे दोगे। ठीक, रईतवाड़ी, सीधे सीधे किसानों से टैक्स लेते थे अंग्रेज लोग। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर का ये कॉन्सेप्ट था, ये मद्रास वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में इसको चलाया गया था, सीधे सीधे सरकार टैक्स लेती थी। महालवाड़ी, कुछ कुछ गाँवों को मिलाकर के एक महाल बनाया जाता था, फिर वहां से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, और वो फिर अंग्रेजों को पैसा देता था। विलियम बेंटिक ने इसको होल्ट मैकेंजी के माध्यम से चलाया, और कहाँ था, 30% इंडिया का शामिल था इसमें, यूपी था, एमपी था और पंजाब था, स्पेशली पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक, जो क्वेश्चन इधर पूछा गया है, असम में पहली चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुआ, और बस कुछ चार्टर एक्ट वगैरह आए, कुछ कानून आए रेगुलेशन के लिए, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, उसके माध्यम से भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया।
1835 में मैकाले मिनट आता है और वो कहता है कि हिंदी वर्नाकुलर लैंग्वेज बहुत घटिया है, अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा देनी चाहिए और जो कुछ लोग हैं ऊपर के एलिट लोग, उनको खाली शिक्षा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे इसको कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, धीरे धीरे छन करके नीचे के लोगों को शिक्षा अपने आप मिल जाएगी। वुड का डिस्पैच 1854 में आता है। ये किससे रिलेटेड था? ये एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसे एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के माध्यम से ये सिफारिश की गई कि भाई ग्रांट एंड एड दो स्कूलों को, कॉलेजेस को, आप कुछ सहायता दो जिससे कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक से चला पाए। 1857 में जो लिबरल लोग थे बंगाल वगैरह के, वो कहते थे कि भारत में भी लंदन की तरह एक यूनिवर्सिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली बेहतर हो सकती है, उसके लिए सिफारिश उसने दिया। 1882 में आया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है कर्जन के नेतृत्व में। वो चाहता था कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं किसी भी तरीके से आंदोलन न कर सकें, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा क्रांतिकारी विचार रखते थे, इसलिए बहुत सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और कुछ वार्षिक अनुदान भी विश्वविद्यालयों को दिया गया। गोखले का एजुकेशन बिल भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए, जो आजकल आप देखते हो ना फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, गोखले ने उस समय सोचा था, हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया था अंग्रेजों ने, वोट देने का राइट नहीं हुआ करता था ना। और सरकारी शिक्षा नीति अनिवार्य तो नहीं था, लेकिन गरीबों को कुछ सपोर्ट दिया जा रहा था, निजी स्कूलों को प्रमोट किया जा रहा था। 1913 की बात है। 1917 से 19 में सैडलर कमीशन बनता है, वो भी इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, विमेन के टेक्निकल एजुकेशन के लिए सिफारिश करता है। 1916 से 22 के बीच में बहुत सारे नए यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश किए जाते हैं, मैसूर का, बनारस का, पटना का, उस्मानिया, लखनऊ, ढाका, दिल्ली, ये सब। ध्यान रखना उसमें जामिया मिलिया की बात मत कर देना, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था पहले अलीगढ़ में, बाद में उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। हार्टोग कमेटी 1929 में आई, जो प्राइमरी एजुकेशन पर उसका काफी जोर था। वर्धा शिक्षा की जो योजना थी, नई तालीम जिसे कहा गया, वो 7 साल तक निःशुल्क शिक्षा की बात थी, गांधी फिलोसॉफी से प्रभावित थी। सार्जेंट स्कीम 1944 में आई थी, इसमें भी एजुकेशन की बात थी, बट इतना ध्यान रखना। कुछ संस्थाएं थी वो देख लेते हैं, जैसे कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापना किया, मुस्लिम संस्कृति और परंपराओं के अध्ययन के लिए। कब स्थापित किया? 1781 में। संस्कृत कॉलेज बनारस में जोनाथन टंकन 1791 में। पहले इस्लामिक शिक्षा, बाद में हिंदू जो शिक्षा व्यवस्था थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और उनके साथी डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ। ठीक। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय 1825। बेथुन कॉलेज जे बेथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की इंस्पिरेशन से, लड़कियों के लिए। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जेम्स थॉमसन 1847, इंजीनियरिंग एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज आपको बताया ही आप, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 में। मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो 1875, प्रिंस लोगों के लिए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, सैयद अहमद खान 1875, एएमयू बनता है बाद में। ठीक है। न्यू इंग्लिश स्कूल बॉम्बे में, इन लोगों ने, तिलक वगैरह ने मिलकर के, पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज ये बनता है आगे चलकर। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस, जो बीएचयू बाद में बन जाता है, एन बेसेंट ने स्थापित किया था 1898 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कलकत्ता में, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय, अरविंद घोष 1906। राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया 1920 में, बताया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे सैयद अहमद बरेलवी ने, बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया अलीगढ़ से। समाचार पत्र देख लेते हैं। बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की, पहला अखबार था एक हिसाब से 1780, कोलकाता, भारत में अंग्रेजी का पहला अखबार था और क्रिटिसाइज करता था कंपनी वगैरह को। और फिर इंडिया गजट, डेरोजियो, जो आपको पता है बहुत क्रांतिकारी विचारों वाला था, कोलकाता। बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे का पहला अखबार था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय 1821, कोलकाता, सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए। मिरातुल अखबार भी सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस में और आरओ में 17 में और 2000 में। राजा राम मोहन राय 1822, कोलकाता में, फारसी भाषा की पत्रिका थी, जो पहली थी, सामाजिक राजनीतिक विषय था इसका। और बंगदूत राजा राम मोहन राय 1822, कोलकाता। उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर, कोलकाता 1826, हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। और हिंदू पैट्रियट, गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, कृतगोपाल दास 1853, कोलकाता, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र था। वैसे तो बंगाल गजट था, लेकिन भारतीयों ने 1853 में पहली बार हिंदू पैट्रियट स्थापित किया। राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी 1851, बॉम्बे, गुजराती में छपता था, इंडियन राइट्स की बात करता था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी 1883, बॉम्बे, इंडियन स्पेक्टेटर में इसको मर्ज कर दिया गया बाद में। सोम प्रकाश सवाल पूछा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858, कोलकाता, सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक सुधार हेतु, बंगाली साप्ताहिक। इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष 1862, कोलकाता, भारतीय सुशासन के बारे में बात करता था। बंगाली आपको पता है फेमस था, गिरीश चंद्र घोष, सुरेंद्र बैनर्जी 1862, कलकत्ता, ब्रिटिश सरकार की ऑफकोर्स आलोचना ही करेंगे। द पायनियर जॉर्ज एलन पता है इलाहाबाद का। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाकुलर में कन्वर्ट हो गया था, अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष 1868, कोलकाता। 1878 का जो एक्ट आया था लिटन के टाइम पे। तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खान 1871, अलीगढ़, उर्दू में था। द हिंदू जीएस अय्यर, बीरावाचार्य सुब्बाराव पंडित 78 में, 1800, मद्रास। स्वदेश वाहिनी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कि रामकृष्ण पिल्लई 1906, तिरुवनंतपुरम, नाम से स्पष्ट है कहाँ होगा, मलयालम में था। केसरी आपको पता है, केसरी और मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया, दोनों 1881 में। दोनों 1881 में एक बार देख लेना, एक शायद बाद में है क्या, प्लीज चेक इट, वेरीफाइड। पुणे में और
भारतीय सुशासन और यही सब बात करेंगे। आरोप भी उन पे लगा कि अपने इस अखबार में, चूंकि मराठा में उन्होंने जो यहाँ पे बहुत फेमस हो गया है गणेश उत्सव, उसके बारे में लेख लिखा 1894 में, और बहुत फेमस हो गया गणेश पूजा फिर, और शिवाजी महोत्सव। और अनंत लक्ष्मण कानरे, वो तो खैर उनके सावरकर से प्रभावित था। चापेकर बंधु भी इससे प्रभावित होकर के अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो बहुत सारा क्रांतिकारी जो गतिविधि है उनके लेख के माध्यम से भी प्रमोट हो रहा था। द लीडर यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, चंद्रमोहन मालवीय 1907 इलाहाबाद, अंग्रेजी में था। प्रबुद्ध भारत विवेकानंद के अनुरोध पर पी अय्या स्वामी ने शुरू किया कलकत्ता से। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे 1903 में। यंग इंडिया महात्मा गांधी जब भारत आ गए थे। यंग इंडिया। नवजीवन महात्मा गांधी जब भारत में थे, गुजराती साप्ताहिक था। सामाजिक सुधार। हरिजन जब पूना पैक्ट होता है उसके बाद, अंग्रेजी और हिंदी में था, जो दलित राइट थे उसको प्रमोट करने के लिए। हितवाद, गोपाल कृष्ण गोखले, नागपुर 1911। कुछ और समाचार पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। संध्या, खाली नाम याद रखना, किसने स्थापना की याद रखना, बाकी नहीं पूछेगा इस पे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, काल, शिवराम महादेव परांजपे, यूपीपीसी 17 में पूछा गया। युगांतर, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्ता। कर्मयोगी बहुत इंपॉर्टेंट, अरविंदो घोष। वंदे मातरम, अरविंदो घोष। कॉमरेड मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। द आजाद, अबुल कलाम आजाद, नाम से स्पष्ट है। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्रकारिता उनका बहुत इंटीग्रिटी के साथ किया, अंत में उनकी जान भी चली गई, आपको पता है, कानपुर में रहते थे। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। वंदे मातरम, लाला लाजपत राय। द पीपल, लाला लाजपत राय। इनके बारे में सवाल पूछा यूपीएससी ने। कौन सा ऐसा नेता था जो अमेरिका भी पढ़ने गया, जिसने इमेजिनी और गरीबाल्डी की आत्मकथा का अनुवाद किया, और ये सब था। भगत सिंह बहुत प्रभावित थे एक्चुअली इनसे, लेकिन जब आर्य समाज में आ गए तो उनको, भगत सिंह को लगा कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। कॉमन बिल, यूपीपीसी 2002 और 4 में सवाल पूछा है। एनी बेसेंट 1914। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कॉमन बिल और न्यू इंडिया एक ही साल स्थापित किए गए। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। और बहिष्कृत भारत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मराठी में आता था फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में, 1927 बॉम्बे से। और फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। बंदी जीवन से जीना, सान्याल, क्रांतिकारी पत्रिका थी। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। पता है आपको केस चल रहा है इस चीजों में। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जी कृष्ण वर्मा, लंदन। वंदे मातरम, मैडम भिखाजी कामा, 1909, पेरिस से। गदर, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, 1913। पता है गदर पार्टी का जो शुरुआत था, इसी लेख में काफी कुछ लिखा जाता था, वीकली था, उर्दू में, गुरुमुखी यानी कि पंजाबी में, गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जर्मन में, हर जगह लिखा जाता था। कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद के। अब प्रेस से संबंधित कुछ रेगुलेशन थे जिसको लेकर के सवाल पूछता है कभी कभी, उसको देख लेते हैं। तो प्रेस से संबंधित जो कानून आए उसमें प्रेस अधिनियम, सेंसरशिप अधिनियम 1799, 1799 लॉर्ड बेलेजली ने लगाया, और इसमें प्रेस को रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, प्रेस अधिनियम 1835, जिसे मेटकॉफ एक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली इसने जो प्रेस पे लगे हुए बैन थे उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, या बहुत हद तक कम कर दिया, इसलिए इसको कहा गया लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। तीसरा जो है वो आया कैनिंग के टाइम में, चूंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था, तो उसको लगा कि प्रेस में बहुत चीजें छपती हैं, इसकी वजह से लोग मोबिलाइज होते हैं, तो और उसको सख्ती कर दी गई इंडियन प्रेस पे स्पेशली। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी आ चुका है 2 बार। लॉर्ड लिटन ने शुरू किया, और जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते थे उन पे बहुत ज्यादा बैन लगा दिया है। पूरा प्रेस को ही जब्त करने का अधिकार था। 10,000 कितना फाइन था उस समय, सोचो, अपील का राइट भी नहीं था। हालांकि लॉर्ड लिटन ने उसको बाद में रिवील कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका जो थी, रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया था उसने। फिर समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया, और वही राष्ट्रवाद उस समय चल रहा था, तो तिलक वगैरह को जेल में डाला और राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। लॉर्ड इरविन ने भी शुरू किया था 1931 में, जब बहुत उफान पे था सबने अवज्ञा आंदोलन। अब आगे हम पढ़ेंगे 1857 के पहले जो जन प्रतिरोध था, मास रेजिस्टेंस था, उसे 1857 के पहले जो रेजिस्टेंस रिवोल्ट हुए उसके बारे में देख लेते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो लिस्टिंग का पर्पज खत्म हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच बिहार और बंगाल में। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा साहब, भवानी पाठक, एक सेकुलर मूवमेंट टाइप का था। फकीर विद्रोह भी कहते हैं, आपको पता है। इसी से संबंधित बंकिम बाबू का उपन्यास है, क्या नाम है बताओ, जिसमें वंदे मातरम भी लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवी चौधरानी वगैरह काफी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई, तो अलग से उपन्यास ही उस पर लिख दिया गया। ठीक, फिर ये नहीं इंपॉर्टेंट है, हाँ ये यूपी का इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में 1781 में विद्रोह होता है। जमींदार और किसान वर्ग मिल करके इसमें जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन था। महंगाई बढ़ गई थी, और जो ठेकेदार थे, इजारेदार थे, उनके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था। टैक्स सिस्टम ज्यादा था। अवध में जो नागरिक विद्रोह होता है, वजीर अली खान के नेतृत्व में 1799 में ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या भी कर दी गई थी इसमें। उसके बाद पलामू विद्रोह इंपॉर्टेंट है, झारखंड का, जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। पोलीगर विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउथ इंडिया में हुआ, तमिलनाडु के आसपास। और
यहाँ भी टैक्स सिस्टम, लैंड रेवेन्यू को लेकर के इशू था। वेलुथम्पी का विद्रोह यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है 1808-9 त्रावणकोर यानी केरला, दीवानु वेलुथम्पी के नेतृत्व में ये हुआ। और जो नायर होते हैं ना, वहाँ पे आपको पता होगा कम्युनिटी, वो सैनिक हुआ करते थे और इनकी मदद से कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया गया। पाइक विद्रोह 100 साल पूरे हो चुके हैं। राजा मुकुंद और उनका जो प्रधानमंत्री था बक्सी जगत बंधु विद्याधर, तो इनके नेतृत्व में और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, चूंकि वहाँ के जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए के हिसाब से, जब खुर्दा के राजा को गद्दी से हटा दिया गया। अहोम विद्रोह आपको पता है 1828 में अंग्रेजों ने वहाँ पे अटैक किया म्यांमार वगैरह को कब्जा करने के खिलाफ। तो फिर राजकुमार गोमतधर जो कुनवर थे उन्होंने ब्रिटिशों से कहा कि भाई आप चले जाओ यहाँ से, लेकिन ब्रिटिश नहीं जा रहे थे, तो पहला बर्मा यौवार हो गया 1824 से 26 के बीच में। बाद में खैर संधि हो गई। वहाबी आंदोलन 1860 के दशक में इस्लाम में एक हिसाब से रिफॉर्म लाने के लिए पुनर्जागरण का आंदोलन था। बिहार बंगाल सीमांत प्रांत में राय बरेली की जो सैयद अहमद थे उनके नेतृत्व में, अलीगढ़ वाले नहीं। कुका आंदोलन आपको पता है पंजाब में जवाहरमल और जिनको सियान साहब भी कहते थे, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना होती है। ये सिखों में एक हिसाब से रिफॉर्म के लिए था, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। किसान आंदोलन नरकेलबेलिया विद्रोह बंगाल में, नाम से स्पष्ट है, मीर निसार के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 35 करमशाह के नेतृत्व में बंगाल में। और फराजी विद्रोह यूपीपीसीएस में आया है 99 में। 1838 से 57 के बीच में बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में। नील विद्रोह 1859-60 के बीच में, आपको पता होगा दीनबंधु, क्या नाम उनका, जिन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी, नील दर्पण, और किताब का नाम था नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बताना उसका साल पूछा है यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने पूछा है। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ये तो पूछा, लेकिन वो क्रोनोलॉजी में यूपीएससी ने शायद लगवाया था कि ये किताब कब लिखी गई, ये किताब कब लिखी गई। तो नील दर्पण में इसके बारे में मिलता है। ये जो बिहार वाला जो चंपारण में हुआ था ना नील के खिलाफ, जो तिनकठिया आंदोलन था, वो बाद में होता है, ठीक, गांधी के समय में। मोपला विद्रोह मालाबार में, बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान ये बहुत कम्युनल हो गया था, क्योंकि हिंदू वहाँ पे जमींदार थे और मुस्लिम वो थे काश्तकार या किसान थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों को सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, तिलका माझी विद्रोह 1784-85 संथाल परगना में। चुआर विद्रोह 1799 में, क्रोनोलॉजी पूछेगा 1768 से 1799 के बीच में ब्रेक होता रहा। जंगल महल बंगाल में। तमार विद्रोह छोटा नागपुर पठार के आसपास। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार के आसपास, इसके नेता फेमस हैं बुद्धू भगत। और होवर मुंडा विद्रोह सिंहभूम छोटा नागपुर पठार 1820 से 37 के बीच, पाराहाट के राजा। संथाल विद्रोह बहुत फेमस है 1855-56, गदर की जस्ट पहले, 1857 की क्रांति की जस्ट पहले। झारखंड बिहार इसका क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ी, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। खोंड विद्रोह उड़ीसा और आंध्रा में 1837 से 56, चक्र बिसोई नेता थे। भील विद्रोह 1817 से 46 पश्चिमी भारत में हुआ और बहुत सारे लीडर थे इसमें। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में होता है, एक समुदाय है। और रामोसी विद्रोह ये भी महाराष्ट्र में सतारा में होता है 1822 से 41, चित्तूर सिंह इसके नेता थे। खासी विद्रोह पता ही असम में। सिंगफो विद्रोह ये भी असम में। खासी विद्रोह एक्चुअली खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय में, वहाँ पे। असम बहुत बड़ा था पहले, अभी फिलहाल के लिए मेघालय स्टेट। 1857 के बाद जो जनजातीय विद्रोह है उसमें इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच, सिंहभूमि रांची में। नेता बिरसा मुंडा थे, जेल में डाल दिया था, बाद में मौत हो गई थी। कान्हा भगत विद्रोह 1914 से 21 झारखंड में। नेता जो थे यात्रा उरांव और शिबी उरांव। कुकी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 से 1919 के बीच, मणिपुर में। कुकी कहाँ रहते हैं पता ही आपको, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में स्पेशली। और जियात्रांग विद्रोह मणिपुर में। नगा विद्रोह मणिपुर में, नेता जो देदुनांग थे। और फिर 1857 की क्रांति आ जाती है, उसे देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह में आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से एक ट्रिगर क्रिएट होता है और जफर को लाल किला, उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार लाल किला छोड़ देगा, तो ये प्रतीकात्मक भी एक अपमान था। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई है कि बिमंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे देगी, जो कि आपको पता है कि उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मारा था, चर्बी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था कारतूस में, इसके खिलाफ विद्रोह किया था। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह होता है। जितने भी सिपाही थे वो दिल्ली की लाल किले की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली चलो टाइप का नारा। उनको पता नहीं था क्या करना है, बट दिल्ली सब भाग रहे थे। और बाद में बीच में आंदोलन होता है और अंग्रेज वापस जो है दिल्ली को कब्जे में ले लेते हैं सितंबर 1857 में। बीच में क्या होता है, जब आंदोलन चल रहा था उसमें लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना हेडक्वार्टर बनाया, जफर को रंगून भेज दिया। और ये सब विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ की जो रानी थी उन्होंने, विक्टोरिया, उन्होंने कहा कि भाई अब प्रशासन जो है सीधा ब्रिटिश एम्पायर करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, और एक प्रतिनिधि जिसे वायसराय कहा जाता था उसको नियुक्त करेगी भारत में। तो गवर्नर जनरल जो है वो भारत का वायसराय कहलाने लगा। अब फिर इसके बाद देखते हैं, आर्थिक असंतोष पढ़ लिया। विद्रोह के जो नेता थे महत्वपूर्ण, उन पे सवाल आया है काफ़ी। दिल्ली में एक्चुअली बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि के तौर पे जनरल बख्त खान, निसाहब आलम भी कहा जाता था, वो नेतृत्व कर रहे थे। और
उस समय ब्रिटिश कमांडर दिल्ली में जो मोर्चा संभाल रहे थे, जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट बेलोवी और लेफ्टिनेंट हडसन। हडसन और निकोलसन का नाम ध्यान रखना। लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह साहब की पत्नी बेगम। वहाँ पे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश और हेनरी हैवलॉक, ऑटरम और लॉरेंस का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ऑटरम वही थे जिन्होंने रिपोर्ट दिया था डलहौजी को कि प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है अवध का, और हैवलॉक, लॉरेंस ने लड़ा काफ़ी। इसमें से किसी की जान भी चली गई थी अवध में। कानपुर में नाना साहब, तत्या टोपे, ये सब थे। और यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल का नाम ध्यान रखना, ये नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में जनरल हुरोज थे, रानी लक्ष्मीबाई की मौत यहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि भाई वो अकेली मर्द टाइप की उपमा दी थी, हालांकि बहुत ही एंटी विमेन है, बट ठीक है। ग्वालियर में बिहार में कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। बरेली में यहीं कॉलिन कैंपबेल थे। तो अभी कॉलिन कैंपबेल आपने कहाँ देखा? यहाँ देखा, देखो कानपुर और यहाँ पे भी बरेली में भी खान बहादुर खान थे, यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। कर्नल जेम्स नील यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। असम में सवाल आया हुआ है यूपीपीसीएस में 2007 में, दीवान मनीराम दत्ता विद्रोह के नेता थे। असफलता के कारण जितने भी आएंगे सबको यस मार्क कर देना। ब्रिटिश के पास ज़्यादा अच्छे हथियार थे, सीमित जगहों पर विद्रोह हो पाया था, जमींदारों से समर्थन नहीं मिला, यही सब है। उसके परिणाम क्या हुए? 1858 के कानून के माध्यम से कंपनी का जो शासन था उसको खत्म करके क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। विक्टोरिया ने कहा कि भाई अब जो निजी मामले हैं, जो राजाओं के या जो अंदरूनी मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं होगा। सोशल रिफॉर्म वगैरह बंद कर दिया गया और वायसराय के माध्यम से भारत के शासन की घोषणा कर दी गई। ठीक, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको भी खत्म कर दिया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजी सेना जो थी उसको अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल जो विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ हर 2 हिंदुस्तानी सैनिक पे 1 अंग्रेजी सैनिक था। मुंबई में ये संख्या 3 वर्सेस 1 थी, यानी 3 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेजी सैनिक। ठीक, और फिर रेजिमेंट में जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट भी डिसाइड किए गए ताकि वहाँ पे फूट डालो राजकीय नीति कायम की जा सके। ठीक, और कुछ विचार हैं विद्रोह के, 1857 के विद्रोह पर। आरसी मजूमदार कहते हैं ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम भी था और पहला भी था, बस 2 ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। जेम्स आउटरम कहते हैं मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू असंतोष का लाभ उठाया। कुछ किताबें लिखी गई इस पर, जैसे कि सुरेंद्रनाथ सेन ने किताब लिखी 1857, इतिहासकार थे सरकारी। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। और बस धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई। वेदांत की शिक्षा 21वाद। ब्रह्म सभा 1828 में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशवचंद्र सेन। हिंदू धर्म में सुधार, पश्चिमी विचारकों से प्रेरणा। मूर्ति पूजा का विरोध, एक देववाद पर यानी कि मोनोथीज्म पर आधारित थे। भारतीय ब्रह्म समाज, केशवचंद्र सेन, उनको हकाल दिया गया, मतलब निकाल दिया गया ब्रह्म समाज से। तो तत्वबोधनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867, केशवचंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग की सहायता से बॉम्बे में स्टैब्लिश किया। और इसमें महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हुए 1870 में। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बंगाल के युवाओं की बीच बहुत लोकप्रिय था। परमहंस मंडली, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ स्थापित किया था? बंबई में, बाद में हेडक्वार्टर लाहौर लेके चले गए थे। शुद्धि आंदोलन चलाया, 2010 के पीसीएस में पूछा है। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की। कहाँ पे? बेलूर मठ जिसे कहते हैं, कलकत्ता, हावड़ा। सत्यशोधक समाज, यूपीपीसीएस मेंस 2009, पीसीएस 16 में और 22 में पूछा है। 1873, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में एक हिसाब से सोशल जस्टिस का मूवमेंट था। विधवा पुनर्विवाह संघ, विष्णु शास्त्री पंडित 1853। सेवा सदन, बहराम में मलाबारी। देव समाज, शिवनारायण अग्निहोत्री, लाहौर में 1887 में। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा है। धर्म सभा, राधाकांत देव 1830 में। एक हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच था कि बेरूढ़ी आदि व्यवस्था को बनाए रखो, सती प्रथा का विरोध भी किया, मतलब उसके उन्मूलन का विरोध किया। राधा स्वामी आंदोलन, बैंकर तुलसीराम या दयाल साहब जिनको कहते थे 1861। गुरु की सर्वोच्चता, सत्संग। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, वीर शिवलिंगम ने स्थापित किया। देवदासी प्रथा का विरोध, मंदिरों में कुछ लड़कियां रहती थी जिनको देवदासी कहा जाता था। वहाबी आंदोलन जो था, अरब के अब्दुल वहाब और भारत के शाह वलीउल्लाह, 1702 से 1763 तक। शुरुआत में इस्लाम की शुद्धता की तरफ लौटने की सिफारिश की, बाद में एंटी इंग्लिश हो गए, एंटी ब्रिटिश हो गए लोग। तो अलीगढ़ आंदोलन 1875, सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए और थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए पर्दा का विरोध किया, पॉलीगमी का विरोध किया। टीटू मीर का आंदोलन 1831, सैयद मीर निसार अली, सैयद अहमद बरेलवी किसी से थे और वहाबी विचारधारा को मानते थे, शरीयत कानून के सिद्धांतों की वकालत करते थे। फराजी आंदोलन, हाजी सरायतुल्लाह। अहमदी आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद 1889, एक हिसाब से रेनेसां लाना चाहते थे इस्लाम में। देवबंद आंदोलन, इसने कांग्रेस का समर्थन किया था, यूपीपीसी 2016 में पूछा है। इस्लामिक शिक्षा के प्रचार की बात कही और उसमें कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक काम कर रही है, चूंकि उस समय उसको लगता था कि नहीं, अंग्रेज जो है खराब है। रहनुमाई मजदाय सभा, दादा भाई नौरोजी।
पारसियों के सामाजिक उत्थान के लिए थियोसॉफिकल आंदोलन 1875 में न्यूयॉर्क में शुरू होता है, मैडम एच.पी. ब्लावस्की और कर्नल एम.एस. ऑलकॉट के नेतृत्व में। बाद में 1882 में अडियार मद्रास में आ जाता है इंडिया में। वेदांत से बहुत प्रभावित थे बेसेंट ने, फिर इसको लीडरशिप प्रोवाइड किया 1893 के आसपास से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 पुणे में स्थापना हुई महाराष्ट्र में। वाईकोम सत्याग्रह आपको पता ही होगा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। यूपीपीसी 2021 में देखिए इसको पूछा है, केपी केशव ने शुरू किया, लेकिन गांधी जी ने इसको समर्थन दिया जब वो वहाँ पे गए थे। और फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका नाम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, आपको पता है उनके बारे में कि भाई भारतीय पुनर्जागरण के पिता है। वॉल्टेयर कहा जाता है इंडिया का, पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे। हालांकि क्रिश्चियनिटी में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो मैजिकल थिंग्स हैं बाइबल के, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और क्या, राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में डेथ हो गई। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, वेदांत ग्रंथ, यीशु के उपदेश, सब उनकी ही रचनाएं। ईश्वरचंद विद्यासागर समाज सुधारक थे, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। और फिर वेतन स्कूल की स्थापना कराने में मदद की। ज्योतिबा फुले, आपको पता है इनकी किताब पे सवाल पूछ चुके हैं। स्वराज्य शिक्षा और गुलामगिरी इनकी प्रमुख किताब है। विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने महात्मा की उपाधि दिया। सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा की चैंपियन, महिला सेवा मंडल की स्थापना की। और काव्या फुले, बावन काशी, सुबोध रत्नाकर, ये सब लिखा उन्होंने। स्वामी विवेकानंद, आपको पता है कि भारत में जो न्यू हिंदुत्व है, जो वेस्ट में सिद्धांत से प्रभावित है, जिसमें लिबरलिज्म है, जिसमें समानता है, जिसमें बंधुत्व है, उसके चैंपियन थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। आधुनिक जो भारत है उसके आध्यात्मिक पिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने इनके लिए। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, बाकी तो पहले हमने पढ़ी लिया। वेदों की ओर लौटो, मतलब कि वेद में जो समानता थी, जो भेदभाव नहीं था, उस तरीके से समरसता एग्रेटरियन सोसाइटी, उनका उद्देश्य ये था। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। एक जो लोग कन्वर्ट कर गए थे दूसरे धर्मों में, उनको वापस लाए, तो एक शुद्धि आंदोलन चलाया। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको। डीएवी इनके शिष्यों ने डीएवी की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886 लाहौर में, बाकी फैल गया पूरे देश में। बाकी सब सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया ही कि इनको पहले जज थे जब 1857 का गदर चल रहा था। बाद में अंग्रेजों, पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, बाद में अंग्रेजों की साइड में हो गए, नाइटहुड की उपाधि वगैरह इनको मिल गई। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने 1878 में। MAC मतलब कि मॉडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में, जो बाद में मोहम्मदन क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बन गया। जब PHU वगैरह बना उसके पहले, तो PHU बाद में बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले बना। एनी बेसेंट 1893 भारत आती है। 1907 में 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती हैं। और बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। बाद में BHU हो जाता है 1916 में। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक, लेखक और विचारक थे, लोकहितवादी भी कहते थे। यूपीपीसी 2015 में सवाल पूछा है। वहीं बाल विवाह वगैरह का विरोध किया। कांग्रेस के पहले कुछ राजनीतिक संगठन थे, उनको देख लीजिए। बंगभाषा पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने गठित किया था। जमींदारी एसोसिएशन 1837 में, क्रोनोलॉजी में पूछेगा, यूपीएससी 1993 में पूछ चुका है। द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए था, जमींदारी नाम ही है इसमें। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, द्वारकानाथ टैगोर, ये सब। और भारत की स्थिति क्या है सेंसिटाइजेशन के लिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, यूपीपीसी में 2006 में पूछा है। अध्यक्ष राधाकांत देव थे, महासचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाती हैं। और इनका उद्देश्य था कि जो है अंग्रेज थोड़ा कुछ भारतीयों के प्रशासन में थोड़ा सुधार करें। इसीलिए इन्होंने 1852 में जो ब्रिटिश संसद है उसको एक याचिका सौंपी, और बाद में इनकी कुछ बातें मान ली गई, जैसे कि कुछ मेंबरशिप वगैरह देने के लिए असेंबली वगैरह में। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, यहाँ पे देखो 1852 में याचिका सौंपी। 1861 का जो एक्ट था, काउंसिल एक्ट, उसमें सुधार किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापना। यूपीपीसीएस 2024 में पूछा है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापना की भारतीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। पूना सार्वजनिक सभा 1867, महादेव गोविंद रनाडे, जनता और सरकार के बीच एक सूत्र बनाना, संवैधानिक सुधार करना। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की भारतीयों की तरफ से। इंडियन लीग आपको पता है बहुत फेमस है, आरंभ 2016 में पूछा है। 1875 में स्थापित किया गया शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेशनलिज्म इसका उद्देश्य था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876, यूपीपीसी 2008 में पूछा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया। ठीक है। भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा परीक्षा हो, एज लिमिट जो 19 साल थी उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, यही सब इनकी मांग थी, डिमांड थी। बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस में इसको विलय कर दिया गया 1886 में। ये पूछा यूपीपीसी में 2007 में। मद्रास महाजन सभा 1884, वीर राघवाचारी, आनंद चालू और सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 में स्थापित किया राजनीतिक चेतना के लिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बॉम्बे में राजनीतिक गतिविधि। कुछ तथ्य हैं, जैसे यूपीएससी 1999 में पूछा भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस के लिए कब चुने गए, तो 1869 में। 1874 में उन्हें हकाल भी दिया गया, अयोग्य ठहरा दिया गया। केस पहले तो लड़े बेचारे, जीत करके आए, उनकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया थी उसको एरोनियस बताया गया था, बाद में सस्पेंड कर दिया गया। केशव चंद्र सेन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। एनएम जोशी ने 1909 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की।
और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 के संस्थापक कौन थे? गजलू लक्ष्मी नरसू शेट्टी। इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्थापित किया। कब स्थापित किया? जब उनको लगा कि नेशनल कांग्रेस जो है क्रांतिकारी आंदोलन चला रही है, तो उन्हें अलग से कर लिया और बाद में नेपथ्य में चले गए, कोई पूछा नहीं उनको। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, यूपीआरओ 2016 में पूछा है। सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो बनारस के राजा थे, इन्होंने स्थापित किया अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। पैट्रियाटिक शब्द ही लिखा है, पैट्रियाटिक का मतलब उसमें अंग्रेजों की चापलूस होना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया 1784 में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन 1885 में होता है। कहाँ पे होता है? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, चूंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। यूपीपीसीएस में 2010, यूपीएससी 2008 और 2023 में पूछा गया है सवाल। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे वकील थे उसमें। लॉर्ड डफरिन उसमें वायसराय हुआ करता था। सेफ्टी वाल्व की थ्योरी कहती है कि अंग्रेजों ने ही, स्पेशली जो एओहोम थे, उन्होंने ये कांग्रेस इसलिए स्थापित करवाया ताकि असंतोष जो है एक हिसाब से उसको, जैसे कुकर प्रेशर कुकर होता है ना, सेफ्टी वाल्व होता है कि प्रेशर कुकर ना फटे इसलिए सेफ्टी वाल्व निकल जाए, तो असंतोष जो है बढ़ता रहे भारतीयों का। हालांकि लोग सहमत नहीं है, लाला लाजपत राय ने ज्यादा आरोप लगाया था इस पर। बॉम्बे में अधिवेशन होता है 85 में, भीमसेन बैनर्जी अध्यक्ष बनते हैं। 86 में दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस से विलय हो गया, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मर्ज हो गया। प्रांतीय कांग्रेस समितियां भी एस्टेब्लिश की गई। मद्रास में 87 में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इलाहाबाद में होता है 88 में, पहली बार कोई अंग्रेज बनता है, जॉर्ज यूले। बॉम्बे में 89 में होता है, फिर से अंग्रेज बनते हैं, विलियम बेडरबर्न। कलकत्ता में 90 में फिरोज शाह मेहता। कादम्बिनी गांगुली जो पहली महिला स्नातक थी भारत की, उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। 92 में भीमसेन बैनर्जी, भारतीय परिषद नियम 92 की आलोचना भी की गई। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। नरम दल और गरम दल में डिवीजन की बात उठती है, स्वदेशी अपनाया गया। 1906 में तिलक को अध्यक्ष होना था, लेकिन दादाभाई नौरोजी को बना दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज जी को अपना लक्ष्य उद्देश्य स्थापित किया या घोषित किया। 1907 में कहा गया कि भाई तिलक को बनाओ, लेकिन चूंकि सूरत में हो रहा था, सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, तो तिलक तो बन नहीं सकते थे, ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो गए सेम स्टेट होने के नाते। तो रासबिहारी घोष को, घोष है नरम दल वाले, बोस है गरम दल वाले, तो रासबिहारी बोस उग्रवादी नेता थे। आपको पता ही होगा, गदर, जिमरमैन प्लान और सब दिल्ली षड्यंत्र और भाग के जाते हैं वहाँ पे, मलाया पेनिनसुला और जापान, सब कहानी पता है। आईएनए की स्थापना, तो रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं और डिवीजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल में जूता चला देते हैं लोग, घोष को जाके लगता है। तो 1911 कलकत्ता पहली बार जनगणमन गाया गया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया। तिलक जेल से बाहर आ गए थे, बेसेंट ने बीच बिचौलिया करा करके और नरम दल गरम दल में समझौता करा दिया। बाद में वही मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है ताकि भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जा सके। खिलाफत आंदोलन क्यों था आपको पता है, आगे पढ़ेंगे भी, कि टर्की जो है हार चुका था और उसकी बेइज्जती बहुत ना करें अंग्रेज, ये सब उद्देश्य था तब, क्योंकि खलीफा वहां शासन करता था, इस्लाम के लिए पवित्र प्रतीक थे। कलकत्ता एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं और यूपीपीसीएस 15 में और 12 में और पूछा गया है सब। फिर क्या होता है, 1920 में कलकत्ता में सम्मेलन होता है, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनते हैं, असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी जाती है। बेलगांव एकमात्र बार जब गांधी जी ने 1924 में अध्यक्षता की। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया 1927 के अधिवेशन में, जो मद्रास में हुआ। एम ए अंसारी आपको पता है, जो भी हामिद अंसारी है ना, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, और उधर जो बलिया वगैरह की तरफ वो सब क्या ना, मुख्तार अंसारी और वो सब, ये सब उन्हीं के वंशज हैं, 2-3 कजिन वगैरह है, 2-3 जनरेशन के बाद वाले। लाहौर में होता है 1929 में, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं इसके अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना उद्देश्य घोषित करती है। कराची में 1931 वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, मौलिक अधिकार और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उस पर प्रस्ताव पास होता है। फैजपुर में गांव था एक्चुअली, तो 1937 में जेल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 38 हरिपुर, पहले एच आता है फिर टी आता है, तो हरिपुर में 38 में और त्रिपुरी में 39 में सुभाष चंद्र बोस दोनों बार अध्यक्ष बनते हैं। इस पर बहुत सवाल पूछा गया है और चूंकि कार्यकारिणी समिति में गांधीयन फॉलोअर बहुत ज्यादा थे और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई थी अध्यक्ष पद के लिए, गांधी ने कहा था पट्टाभी की हार मेरी हार है, इसलिए काम नहीं करने दे रहे थे सुभाष बाबू को, तो सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। रामगढ़ का अधिवेशन 40 में होते हैं, मौलाना आजाद बनते हैं इसके अध्यक्ष, और चूंकि सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया तो बहुत साल तक अध्यक्ष रहे। 1946 में मेरठ में होता है, जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं और स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन होता है। ठीक, कुछ और फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में क्या है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले अधिवेशन में नहीं उपस्थित थे, चूंकि उनकी खुद की अपनी मीटिंग चल रही थी उनकी संस्था की। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन नौरोजी की अध्यक्षता में 86 में हुआ, यूपीएससी ने सवाल पूछा है। ब्रिटिश कम्युनिटी ऑफ इंडिया 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में कांग्रेस के समर्थन के लिए स्थापित की गई थी। जनगणमन 1911 में गाया गया, कलकत्ता में पहली बार। तिलक ने कहा था आज़ादी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार लेके रहूंगा, 1916 के इस अधिवेशन में कहा था। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया। कलाम ने 1923 में जब अध्यक्षता की कांग्रेस की, तब सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, बाद में तो 40 से 46 तक लगातार अध्यक्ष रहे, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और आज़ादी के पहले ही सबसे लंबा कार्यकाल था। बाद में तो मैडम प्राइम मिनिस्टर काफी समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कहा था कांग्रेस पतन की ओर है और वो मर जाए तो ही अच्छा। 1900 यूपीपीसी 2002 में पूछा गया। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, यूपीएससी 1996 में सवाल पूछा गया किसने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए आजादी के बाद। और फिर
एक और सवाल पूछा यूपीपीसीएस मेंस में, एनसी केलकर और आईबी सेन ने गांधी जी को 1919 में कांग्रेस का संविधान लिखने में मदद किया। लॉर्ड वेलिंगटन ने 31वां अधिवेशन 1915 में जो बॉम्बे में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद पढ़ लेना है, तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1919 को, 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है एक्चुअली। और अंतिम बार जो उपस्थित थे 1919 के अमृतसर के अधिवेशन में उपस्थित थे। और फिर चित्तरंजन दास जो थे वो गया का अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की, उनको देशबंधु भी कहा जाता था। मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में समाजवाद को भारत की समस्याओं का समाधान बताया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख चरण हैं और घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं एक बार सीरियल से। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जब शुरू होता है तो कब? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने कहा भाई विभाजन कर दिया जाएगा। मेंस 2011 में पूछा है। फिर क्या होता है? 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं 1905 में। और फिर 16 अक्टूबर को जब ऑफिशियली बंगाल का विभाजन लागू हो गया तो लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन उस आंदोलन में बहुत सारे स्वदेशी हुए, बाइकआउट हुए। लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय था 1911 में तो उसने किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली दरबार आयोजित किया। और बाद में जो राजा थे उन्होंने दिल्ली दरबार में ही घोषणा की कि भाई विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और बंगाल से दिल्ली जो है राजधानी ले आई जाएगी। ठीक। यूपीपीसीएस 2014 में एक सवाल पूछा, बंगाल विभाजन के समय कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का? तो एंड्रू फ्रेजर थे। विभाजन का क्या प्रभाव रहा? एक तो पूरे बंगाल में बहुत सारा विरोध हुआ 2010 में पूछा। दूसरा स्वदेशी आंदोलन जिसमें आर्थिक बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रवादी प्रतिरोध शामिल था, वो भी हुआ। और लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो ढाका था उसको मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बना दिया जाए, जिससे क्या होगा मुस्लिम का समर्थन भी मिलेगा और इससे बंगाल का जो आंदोलन है, जो क्रांतिकारी गतिविधि वो भी कमजोर पड़ी। हालांकि विभाजन जब रद्द कर दिया गया तो मुस्लिम भी उनसे नाराज होकर, आपको पता होगा, उन्हीं को और अपीच करने के लिए फिर बाद में अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन उसके पहले असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन सब हो चुका था। स्वदेशी और बहिष्कार, इसमें क्या हुआ कि सूर्यनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है ऐसा सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्रा, के मित्रा ने ही दिया था। 2011 के मेंस में सवाल पूछा है। उस समय जो कुछ प्रमुख अखबार थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रिपोर्ट करते थे उसमें हितवादी संजीवनी बंगाली थे, उसके बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया है। कार्यक्रम स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या शुरू किया गया या बंगाल विभाजन के विरोध में? स्वदेशी था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कलकत्ता में स्थापित किया था, आपको पता ही है। और फिर क्या होता है विभाजन के दौरान लोगों ने क्या किया, उस पर सवाल पूछा। यूपीपीसीएस 2005 में लोगों ने राखी बांधी, एक दूसरे को वंदे मातरम गाया, गंगा में नहाया, यही सब। ठीक। एक सवाल यूपीपीसीएस 2014 में पूछा कि कौन स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा था? तो हेनरी वुड जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ स्वदेशी आर्थिक संदर्भ में या राजनीतिक संदर्भ में नहीं था बल्कि रचनात्मक संदर्भ में भी था। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जो बहुत बड़े कलाकार थे उन्होंने क्या किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय आमार सोनार बांग्ला लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। प्रमुख नेता जो थे आपको पता ही है, पूना और बॉम्बे में तिलक थे, पंजाब में लाजपत राय और अजीत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा, दिल्ली में सैयद हैदर रजत थे और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। ठीक। जो मैं कह रहा था ना कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसी के साथ साथ स्वदेशी शिक्षा के प्रमोशन के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और उसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो अरविंदो घोष थे। स्वदेशी उद्योग भी लगाए जाने लगे ताकि डिपेंडेंसी जो है वो कम किया जाए अंग्रेजों से। और उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे कि स्टीम नेविगेशन कंपनी चिदम्बरम पिल्लई ने स्थापित किया। ऐसे आपको पता होगा जगदीश चंद्र बोस जैसे जो वैज्ञानिक थे उनका भी उभार होता है उस दौरान। ठीक। 1905 में उसी समय बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, विभाजन की निंदा की जाती है, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष बनते, स्वदेशी का समर्थन करते हैं। सूरत विभाजन जब होता है 1907 में, उस समय की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि नरमपंथी जो है वो चाहते थे कि भाई संवैधानिक माध्यम से सुधार हो, उग्रवादी चाहते थे कि भाई बहुत हो गया, थोड़ा सा आंदोलन और जो बहिष्कार वगैरह का जो आंदोलन है स्वदेशी बहिष्कार पूरे भारत में फैला दिया जाए, और ये सब उनका डिमांड था। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, बात नहीं बनती और विभाजन हो जाता है। उसी समय अंग्रेजों ने मुस्लिमों को और अपीच करने के लिए इंस्पायर किया, तो आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेताओं ने लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर के मुलाकात किया और कहा कि हमारे लिए सेपरेट जो है इलेक्टोरेट या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करो, और मुस्लिम लीग की स्थापना उसी समय 1907 में हो जाती। ठीक है। और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा अमीर अली ने लंदन में स्थापित किया। मुस्लिम लीग को और अपीच करते हुए पार्लियामेंटों ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मान लेते हैं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक। शुरुआत में तो कांग्रेस इसका विरोध करती है, लेकिन बाद में पता होगा आपको खिलाफत आंदोलन के समय में समर्थन कर देती है। 1911 में दिल्ली दरबार होता है और उसी समय जो वहाँ के हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय, उनके खिलाफ अटैक करने के लिए कोशिश की जाती है, जिसे कहा गया दिल्ली षड्यंत्र। ठीक।
हालांकि वो मरे नहीं थे, कोई और किसी उस पर बम गिर गया था और बंगाल विभाजन उस समय रद्द कर दिया गया। ठीक है, बम फेंकने वाले कौन लोग थे बताया था, रास बिहारी घोष जो थे वो नरम दल के नेता थे जो 1907 में नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का। रास बिहारी बोस जो थे वो उग्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी थे। इनके नेतृत्व में सचिन नाथ सान्याल ने मिल करके लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया था, हालांकि वो बच गए थे। सचिन नाथ सान्याल ने ही बंदी जीवन लिखा। कामागाटा मारू की घटना होती है 1914 में। कलकत्ता में वापस लौटा दिया जाता है जो जहाज कनाडा जा रहा था सिखों को लेकर के, कुछ मुस्लिम को लेकर के, और सोचा ये सब क्रांतिकारी हैं इसलिए उनको उतरने नहीं दिया कनाडा में। वापस कलकत्ता आया और जो कलकत्ता में लोगों ने नारे लगाए तो उनको मार दिया गया, ट्रेनों में बैठा करके पंजाब भेज दिया गया। गदर क्रांति हो जाती है। मुखपत्र जो था सैन फ्रांसिस्को से वो था द गदर। कई भाषाओं में गुरुमुखी यानी पंजाबी, उर्दू, हिंदी, गुजराती सब में छपता था। जो भी आएगा इस मार्क कर देना, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया। गदर के बारे में ऑलरेडी बताया ही, 1913 में लाला हरदयाल और अन्य नेताओं ने गठित किया था। उद्देश्य क्या था, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करना, लेकिन वो ठीक से एग्जीक्यूट हो नहीं पाया था। उसके प्रमुख नेता पे सवाल पूछा है उसने, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह, भगवान सिंह सराभा, रघुबर दयाल गुप्ता, ये सब जो है इसके नेता थे। तो पूछ लेगा कौन नहीं थे। ठीक है, होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। तो होम रूल लीग में जो है दो टाइप की लीग थी, एक तिलक की लीग, एक एनी बेसेंट की लीग। क्योंकि कांग्रेस के साथ मेल मिलाप हो नहीं पाया था तब तक, तो इन लोगों ने सोचा चलो कुछ तो गतिविधि करते हैं। तो तिलक जो थे बम्बई में बहुत लोकप्रिय थे, तो बम्बई शहर इनका था, इनकी अंडर आता था, इनकी लीग के अंडर। बाकी का जो महाराष्ट्र था, सॉरी, बम्बई को छोड़ करके जो बाकी महाराष्ट्र था वो तिलक के अंडर आता था, प्लस कर्नाटका, प्लस मध्य प्रांत यानी कि सीपी यानी कि मध्य प्रदेश और बरार। जबकि जो एनी बेसेंट थी उनका जो लीग था वो ज़्यादा बड़ा था। मद्रास के पास अडियार में जो उन्होंने थियोसॉफिकल का नेतृत्व किया, तो इनको जो है ये जो तिलक का एरिया था उसको छोड़कर बाकी सारी एरिया दे दिए गए, जिसमें मुंबई शहर भी शामिल था। और तिलक के जो लीग था वो बहुत ज़्यादा संगठित था और उसके नेता खुद तिलक थे। जबकि एनी बेसेंट का जो लीग था उसका संगठन उतना प्रभावी नहीं था और उसको जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे जॉर्ज अरुणडेल जो उनके सेक्रेटरी थे। एनी बेसेंट खुद, डब्ल्यू वाडिया, वी.डब्ल्यू. वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सब थे। डिमांड वही था कि भाई आयरलैंड की तरफ पे हमें भी स्वशासन दो। समाचार पत्र तिलक तो केसरी मराठा चला ही रहे थे, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ लिखा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन को बताई अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की और फिर से जो है विभाजन जो है वो सब टल गया और नरम दल गरम दल आपस में मिल गए। तिलक और बेसेंट की भूमिका प्रमुख थी। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919, और ये सुधार जो आता है उस समय जो जैसे मार्ले मिंटो था ना, तो मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और मार्ले जो थे वहाँ के उस समय मंत्री हुआ करते थे, भारत मंत्री। ऐसे ही मॉन्टफोर्ट सुधार में जो एडविन मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे जो वहाँ मिनिस्टर के रैंक का होता था, और लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो बाद वाला जो है वो वायसराय हुआ करता, पहले वाला ब्रिटेन में मंत्री हुआ करता था। विशेषता क्या थी, विशेषता ऐसी थी कि दो टाइप के सिस्टम स्टेट में लागू कर दिए, प्रांत में यानी कि प्रोविंस में, जिसको कहा गया डुअल सिस्टम या डायरार्की या द्वैध शासन प्रणाली। इसमें एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और एक रिजर्व सब्जेक्ट था। रिजर्व में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ये सब गवर्नर खुद इसका जिम्मेदारी संभालता था अपनी एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन ये सब होता था, और वो जो है जो मंत्री थे वो भी से देखते थे और विधान परिषद के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक, विधान परिषद जो थे उसका विस्तार किया गया और 70% जो है निर्वाचित सदस्य थे, और बहुत सारे जो सांप्रदायिक तरीके से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन था वो सब था। महिलाओं को भी सीमित अधिकार इसमें दिया गया। इस पे सवाल यूपीएससी ने पूछा कि पहली बार महिलाओं को फ्रेंचाइजी कब दी गई, वोटिंग राइट कब दी गई। केंद्र के स्तर पर देख लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी जो विधान परिषद के लिए, सॉरी, जो लोकसभा टाइप का कोई सेंट्रल असेंबली हो उसके प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन गवर्नर जनरल जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन था। और उसकी जो कार्यकारी या काउंसिल जो थी उसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। बताना पहले सदस्य कौन थे। द्विसदनीय विधायिका या जिसको कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे राज्यसभा लोकसभा है वैसा हुआ। राज्य परिषद यानी कि जो अपर हाउस था उसमें 60 सदस्य थे, 5 साल का कार्यकाल था, सिर्फ पुरुष हो सकते थे सदस्य उसके। केंद्रीय विधानसभा जो थी, लोअर हाउस थी, 145 सदस्य थे, 3 साल का कार्यकाल था। ठीक, एक बड़ा परिवर्तन 1919 के मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म से ये हुआ कि अब भारत के राज्य सचिव जो थे, जिसको होम चार्जेज कहते थे, उनका वेतन अब ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटेन का मंत्री तो भारत से दिया जाता था अभी तक पैसा। ठीक, इसी अधिनियम के तहत 1926 और 45 का चुनाव का ध्यान रखना, 45 का जो इलेक्शन था वो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं हुआ था, इसी अधिनियम से हुआ था, इसी अधिनियम के तहत हुआ था। कांग्रेस ने ऑफकोर्स रिजेक्ट किया, तिलक ने भी रिजेक्ट किया, निवेशन ने भी रिजेक्ट किया, सब स्टेटमेंट। क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में देख लीजिए थोड़ा। पहला चरण जो है 1907 से 17 के बीच, जब बंगाल विभाजन होता है। दूसरा चरण 1922 के बाद, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, लोग निराश होते हैं, स्पेशली युवा। पहले चरण में अनुशीलन समिति 1907 से 17 बंगाल में, यूपीपीसी 2008 और 16 में पूछा गया है। इसके नेता थे प्रमोद मित्रा, जतिननाथ बैनर्जी, बरिंद्र घोष, ये सब थे। युगांतर और संध्या प्रकाशित किया, डकैती की, फिजिकल एजुकेशन दिया, मोरल एजुकेशन दिया। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र वगैरह सब आरोप लगा था इन पे। बरिंद्र घोष को आजीवन कारावास दिया गया था, जबकि अरविंदो घोष बरी हो गए थे। चित्तरंजन दास ने उनका बचाव किया था। बर्रा डकैती भी इन लोगों ने किया था, पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका की अनुशीलन समिति के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र केस का भी आरोप इन्हीं पे लगता है। और
उसमें जो है रास बिहारी बोस शामिल होते हैं, सचिन सन्याल थे, वायसराय हार्डिंग पर हमला किया लेकिन वो बच गए, कुछ और लोग मारे गए थे। जर्मन षड्यंत्र या जर्मन कंस्पिरेसी कहते हैं, जिमरमैन प्लान, जर्मन की मदद से इंडिया में विद्रोह करने की योजना थी। बाघा जतीन और इवांतर के जो लोग थे उनके नेतृत्व में चापेकर बंधुओं ने 1897 में जो प्लेग रिलीफ ठीक से नहीं पहुंचाया था, ऐसे अंग्रेज रैंड और ले आयस्ट की हत्या कर दी और आरोप लगा कि भाई जैसे तिलक से प्रभावित उनके लेख से, तो उनको जेल कर दिया था। मित्र मेला जो महाराष्ट्र में स्थापित किया किसने? वीडी सावरकर ने, और बाद में अभिनव भारत नाम से इसका शुरुआत किया। मैजनी के लिए जो एंग इटली थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा है। इंडिया की जो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी थी, होम रूल सोसाइटी थी या इंडिया हाउस था, लंदन में स्थापित किया गया 1905 में। यूपीपीसीएस में 2002, 4, 7 में पूछा गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको स्थापित किया और इसमें जो है लाला हरदयाल और सावरकर वगैरह थे। आपको पता होगा उधम सिंह मूवी देखा होगा, सब क्रांतिकारी वहीं जाकर रुकते थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट वहीं से प्रकाशित होता था, श्याम जी कृष्ण वर्मा वगैरह निकालते थे, क्रांतिकारियों को इंस्पायर किया विदेश में। ठीक है। मदन लाल ढींगरा ने करजन वैली को मार दिया। काबुल या टर्की और फारस में मिशन भेजे गए भारत की तरफ से, और एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल या निर्वासन की सरकार स्थापित की। फेमस उसमें क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप जो अफगानिस्तान से सरकार चलाते थे। मैडम भीखाजी कामा 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराती हैं, और ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। क्रोनोलॉजी में पूछेगा षड्यंत्रों को तो कैसे लगाओगे? 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र होता है, 1909 में नासिक षड्यंत्र होता है, अनंत लक्ष्मण कानरे ने अंग्रेज कलेक्टर को मार दिया था और सावरकर से बहुत प्रभावित था। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र होता है, लॉर्ड हार्डिंग पे पता ही आपको बम फेंका गया था। 1916 में पहला लाहौर षड्यंत्र चलता है गदर आंदोलन के दौरान का। 1924 में कानपुर षड्यंत्र होता है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र से कहते हैं, बहुत कम्युनिस्ट से प्रभावित थे लोग। उसमें कम्युनिस्ट नेता कौन थे? एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब। ठीक है। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। 1929 में मेरठ षड्यंत्र होता है, कम्युनिस्टों को अरेस्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1929 में मेरठ षड्यंत्र हो गया। 30 में दूसरा लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह का केस था, जब सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, आपको पता ही होगा। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। भगवती शरण बोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, उन्होंने ही फिलोसफी ऑफ बम लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा? बिस्मिल ने लिखा। और यूपीपीसीएस 2003 में पूछा है, क्या पूछा है? वाजिद अली शाह जो गाते थे, वो लाइन थी, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। रिपीट कर लेगा कभी, क्या पता। फिर इंकलाब जिंदाबाद एक्चुअली भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, बट इसको लिखा था मौलवी हसरत मोहानी ने। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में। 100 साल पूरे हो गए। आजकल आप देख लोगे डिस्कोर्सेस हो रहे हैं लगातार। द्वितीय शरण जो क्रांति का था वो था जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उसी समय एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिन सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 1924 में स्थापित की जाती है। बाद में इसको सोशलिस्ट रोड डाल करके एचएसआरए कर दिया जाता है। ठीक है। उद्देश्य क्या था आपको पता ही। जुगांतर जो है उसकी स्थापना वरिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्ता ने 1906 में किया था, 1906 में किया था। जो उनका माउथ वो था, मुखपत्र था, वो था माउथ पीस जिसको बोलते हैं, युगांतर था। काकोरी षड्यंत्र जो होता है 1925 में एचआरए के मेंबर्स करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब ब्रिटिश खजाने को लूट लेते हैं। काकोरी कांड नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है उसे। राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह को 27 में ही फैजाबाद में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को गोंडा में, ये सब यूपी के हैं इसलिए ध्यान रखना, जेल यूपी का। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में ही फांसी दी गई। गोविंद बल्लभ पंत ने काकोरी एक्शन के जो क्रांतिकारी थे उनका बचाव करने की कोशिश की समिति बनाया। यूपीपीसी 2014 में पूछा गया। चंद्रशेखर आजाद सजा से बच गए थे। सैंडर्स की हत्या 1928 में की जाती है, चूंकि लाठीचार्ज से लल्ला राय की मृत्यु हो जाती है और भगत सिंह बहुत दुखी होते हैं कि तुच्छ आदमी मार देता है उनको। तो फिर वो भगत सिंह राजगुरु ने मिल करके सैंडर्स को मार दिया। जेम्स स्कॉट समझा उसको। केंद्रीय विधानसभा में प्रतीकात्मक विरोध के लिए जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, बम फेंकते हैं भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 में अपनी गिरफ्तारी देते हैं। कहते हैं कि भाई पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का हम विरोध करते हैं, और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलता है पुराने मामले को लेकर के और फांसी दे दी जाती है। चटगांव शस्त्रागार पर छापा डाला किसने? सूरसेन ने, जिसको मास्टर दाबी कहते थे। 2001 में पूछा यूपीएससी ने इस पे सवाल। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया चटगांव शाखा का, और बहुत समय तक एक हिसाब से अस्थायी सरकार की स्थापना की। बाद में सूरसेन को फांसी दे दी गई 1934 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में रामोसे किसान सेना का गठन किया और आंदोलन चलाया। अभिनव भारत समाज की स्थापना 2018 में यूपीपीसीएस ने पूछा है। 1999 में यूपीएससी ने पूछा है। वीर सावरकर ने 1899 में शुरू किया, और मित्र बेला का ये अगला वर्जन था। मैंने यंग इटली से प्रेरित था, पहले ही बता चुके, इस पर बात हो चुकी है। और महिलाओं की भूमिका ऑफकोर्स प्रीत लड़ा वाडीकर, कल्पना दत्ता, शांति घोष, सुनील चटर्जी, बीना दास, है ना। शांति घोष और सुनील चटर्जी ने जिला मजिस्ट्रेट जो था उस समय उसको मार दिया था। यूपीपीसी 2023 में सवाल पूछा गया।
बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान अंग्रेज गवर्नर पे गोली चलाई थी। गांधीवादी चरण का शुरुआत होता है, देखिए इस पे। अर्ली जो लाइफ है गांधी की, उसके बारे में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ, पता ही आपको। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और जॉन रस्किन की जो 1 टू द लास्ट है, जिससे सर्वोदय सिद्धांत दिया गांधी ने, बहुत प्रभावित थे। एमरसन और थोरो की सिविल डिसोबीडियंस से बहुत प्रभावित थे गांधी। बाइबल और भगवत गीता से भी, भगवत गीता को अपनी दूसरी माँ कहते थे। उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज लिखा, एक जहाज पर यात्रा कर रहे थे उस दौरान अपनी आत्मकथा लिखी, सत्य के साथ प्रयोग। इंडियन ओपिनियन 1903 से 15 तक अफ्रीका में लिखा। हरिजन इंडिया में शुरू किया 1919 से 31 के बीच। यंग इंडिया का संपादन किया उन्होंने 1933 से 42। ये थोड़ा मिसमैच लग रहा है मुझे लगा था एक्चुअली हरिजन पूना पैक्ट के बाद शुरू किया गया था, तो 1933 में शुरू किया गया, ठीक है, और 1948 तक चलाए। और जो यंग इंडिया है 1919 से 1931 के बीच, ठीक है। तो ये मिसमैच हो गया एक्चुअली। इसको हरिजन को इधर होना चाहिए 33 से 42 और यंग इंडिया को इधर 1919 से 31, ठीक। यूपीएससी ने एक सवाल पूछ लिया था, लोगों को नहीं पता था सॉन्ग फ्रॉम प्रेजेंट किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने एक्चुअली अनुवाद किया था, अंग्रेजी से अनुवाद था, भारतीय जो प्राचीन धार्मिक गीत है उनका। महात्मा गांधी को कुछ उपनाम दिए गए। महात्मा उपनाम दिया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 17 में। नग्न बाबा या मलंग बाबा किसने दिया? कबायली 1930। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल 31, जब इरविन के साथ समझौता हुआ। राष्ट्रपिता 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने। 1 मैन बाउंड्री फोर्स ड्यूरिंग पार्टीशन माउंटबेटन ने। और यूनेस्को ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जब थे, कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। 1893 में वहाँ पहुँचते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। मॉरिसबर्ग में उन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और फिर 99 में बोर वार के समय बहुत सारा मदद किया उन्होंने घायलों का। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू की। फिनिक्स फार्म स्थापित किया डरबन में। ट्रस्टीशिप सिद्धांत जिसे आप एथिक्स में कोट करते हैं उसे लागू किया। 1906 में ट्रांसवाल में पहला सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह किया जो ब्लैक एक्ट था कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अगर आपको कहीं मूवमेंट करना इंडियन है तो। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म बनाया, और ये फार्म इसलिए बनाया क्योंकि आंदोलन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए थे, तो अपना स्वरोजगार हासिल कर सके वहाँ पे। 1914 में भारत लौट आते हैं और उनको कैसरे हिंद सम्मान मिला बोर युद्ध के दौरान जो उन्होंने सर्विस दिया था, ठीक है, वापस कर दिया था जलियांवाला बाग कांड के बाद में। आंदोलन उनके देख लीजिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो पहला समन्वय योग्य आंदोलन था उनका भारत में, तिनकठिया के खिलाफ, आपको पता ही है, जब राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर हो गए थे। केक में बोलता हूँ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ऐसे है क्रोनोलॉजी इसकी। अगला इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसने भी देखा होगा रॉकेट बॉय, जिसमें साराभाई फैमिली की कहानी पता ही होगी। तो उनका मिल था, टेक्सटाइल मिल था, और अध्यक्ष भी थे टेक्सटाइल एसोसिएशन के। तो उनकी बहन थी अनसुईया पटेल। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये जो अहमदाबाद मिल की स्ट्राइक है उसको समाप्त करवा दीजिए। हुआ क्या था, प्लेग बोनस दिया गया था जो वहाँ पे वर्कर थे। प्लेग जब खत्म हो गया तो कहा गया कि भाई हम तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, जबकि वहाँ पे वर्कर चाहते थे कुछ तो पैसा हमें मिलना ही चाहिए, कम से कम 50%, और मालिक लोग कह रहे थे 20% ज़्यादा हम सैलरी हाइक नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने अनसुईया भाई, साराभाई जो थी, उनके साथ मिलकर के मध्यस्थता कराया और 35% वेतन बढ़ाने का सुझाव किया, जो बाद में मान लिया गया। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में गुजरात में। अकाल वगैरह पड़ा था तो टैक्स न लिया जाए उनसे, जो जब्ती की गई वापस कर दिया जाए, ऐसा आंदोलन था, मान लिया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में उन्होंने सत्याग्रह चलाया। और उस समय वाइसराय जो है लॉर्ड जेम्स फोर्ड हुआ करता था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि भाई राष्ट्रव्यापी हड़ताल करो सारे लोग, ये ब्लैक एक्ट है। और उसमें उन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई और होम रूल लीग जो उसमें एनी बेसेंट तिलक चला रहे थे, इनके और प्लस जो लीग, मुस्लिम लीग थी, उसके जो यंग मेंबर्स थे उनको शामिल किया इसमें। तरीके क्या थे? वही सब गांधीयन तरीके जो थे। जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसमें क्या हुआ कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन भड़क गया। और जलियांवाला जो बाग है वहाँ पे किसान इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, और अंग्रेजों को लगा विद्रोह कर देंगे, और डायर ने फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया और गोली चला दी, ठीक। बाद में खाना पूर्ति करने के लिए एक हंटर कमेटी की अध्यक्षता की। हंटर कमेटी और कमीशन दो हैं एक्चुअली, एक शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो कमीशन था शायद, और एक कमेटी थी जो जलियांवाला बाग जो कांड था, मैसाकर था, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी, और उसमें बस खाना पूर्ति की गई थी। डायर को सम्मानित भी किया गया था, बाद में उधम सिंह ने मार दिया था उसे जाकर के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी ने किसरे हिंदू की किताब लौटा दिया। शंकर नायर जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, रिजाइन कर दिया वहां से। और हंटर कमेटी बताइए आपको 1919-20 में गठित किया गया। असहाय आंदोलन देख लेते हैं। 2017 में यूपीपीएससी से पूछा है। ये सब पूर्व पीठिका थी, चला ही आ रहा था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सब चल रहा था। उसी समय मुस्लिम लीग जो थी वो भी जो है मुसलमानों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ थे, चूंकि टर्की को बहुत अपमानित किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने कांग्रेस के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई, और गांधी जी ने फिर लखनऊ पैक्ट किया और खिलाफत आंदोलन चलाया।
1920 में 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुआ, उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखो, जिन्होंने हालांकि इसका विरोध किया था उन्होंने कहा था इससे कम्युनिज्म बढ़ेगा, बाद में जिन्ना खुद ही सबसे ज़्यादा कम्युनल हो गए। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? स्कूल, कॉलेज, अदालत सबका बहिष्कार कर दिया गया। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक चरखी का प्रचार किया गया। मोतीलाल नेहरू वगैरह ने अदालत में जाना प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तिलक स्वराज फंड वगैरह स्थापित किए गए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। प्रिंसिपल्स जो भारत आने वाले थे उनका भी बहिष्कार किया गया। आंदोलन का प्रसार जो है वो बंगाल, बिहार, यूपी 2019 में पूछा गया कि किसान आंदोलन से संबंधित व्यापक दंगे ये सब एक आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो सब असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। एक आंदोलन पता है आपको जुड़ा हुआ है यूपी से, वो भी बहराइच वगैरह के आसपास से। तो ये सब हुआ। आंध्रा में आलूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को संगठित किया और उसका नेतृत्व भी किया। राजस्थान में भील आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, जो अली बंधु थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, वो जो है अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे खिलाफत आंदोलन के दौरान। गांधी जी की भूमिका क्या थी? उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और स्ट्रेटजी बनाई। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत समर्थन का विरोध किया था। कांग्रेस में थे बट विरोध किया था। उस समय सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के लिए हिंदू तीर्थस्थल से मुस्लिमों को इन्वाइट किया जाता था और वाइस वर्सा। तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया था। आंदोलन को वापस ले लिया जब चौरी चौरा में थाने में आग लगा दी गई थी। गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। फिर क्रांतिकारी जो गतिविधि थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई। उस समय गांधी जी बारदोली गुजरात में थे। बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सबने विरोध किया था इस आंदोलन को वापस लेने का। यूपीपीसी 2010 में मेंस में और यूपीपीसी 2003 में एक सवाल पूछा था कि किसने कहा था कि विदेशी कपड़े चलाना जो है एक अपव्यय है, बेकारी है? टैगोर ने कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसी दौरान कुछ इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुए थे, जैसे कि काशी विद्यापीठ बनारस का, गुजरात विद्यापीठ 1920, अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 अलीगढ़। ठीक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा कि कांग्रेस रास्ता भटक गई है, बहुत उग्रवादी हो रही, तो उन्होंने अपना भारतीय राष्ट्रीय उदार महासंघ बना लिया और वापस फिर कांग्रेस वगैरह से उनका कोई संबंध रहा नहीं, नेपथ्य में चले गए। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 10 मार्च 1922 को अहमदाबाद से और 6 साल की सजा सुनाई गई। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1922 से 1929 का पीरियड देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में और कांग्रेस में एक हिसाब से विभाजन ना हो, कंप्लीटली स्प्लिट ना हो, इसकी वजह से परमिशन दे दी जाती है गांधी जी के द्वारा और कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप लोग अगर विधायिका में प्रवेश चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। कांग्रेस का झंडा इस्तेमाल, कांग्रेस का प्रतीक इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस सबको मोरल सपोर्ट करेगी। और ये वो लोग थे जो प्रो चेंजर्स थे। प्रो चेंजर्स मतलब जो बदलाव लाना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव लड़के असेंबली में जाकर के वहाँ पे विरोध करना चाहते थे अंग्रेज की जो राष्ट्र विरोधी या जनता के खिलाफ जो नीतियाँ थी उनका। कुछ नो चेंजर्स थे। पहले प्रो चेंजर्स के नेताओं के बारे में देख लेते हैं। CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे। कुछ प्रो चेंजर्स थे, माफ करना, ये प्रो चेंजर्स थे। कुछ नो चेंजर्स थे जिसमें वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद थे। ये कह रहे थे भाई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, चुनाव लड़ने से क्या होता है कि जो है जनता जो है, जो नेता हैं वो आराम तलब हो जाते हैं और फिर वो क्रांति छोड़ देते हैं, संघर्ष का रास्ता छोड़ देते हैं। तो फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी और 1923 में बनाई और चुनाव लड़ा। जब रिजल्ट आया तो इस 101 में 101 में 42 सीटें जीती और इन लोगों को उस समय जिन्ना और मालवीय के द्वारा समर्थन मिला था। साइमन कमीशन 1927 में चला, 28 में शायद भारत पहुंचा और उसका उद्देश्य था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 का, उसकी समीक्षा करनी है, किस तरीके से बदलाव लाने चाहिए। यूपीपीसी में 2005 में सवाल पूछा है। जो साइमन कमीशन था उसमें सभी अंग्रेज मेंबर थे। मुख्य जो थे वो सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, लेवी लॉसन, एडवर्ड सिसिल। इंपॉर्टेंट क्या है नाम? जॉन साइमन जिनके नाम पे था, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन का PM बनेगा। ठीक। इंडियन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाई साइमन गो बैक, क्योंकि कोई इंडियन था ही नहीं, तो इंडियन के लिए इंडिया ही उसमें नेतृत्व नहीं तो क्या मतलब है। और बहुत सवाल भर भर के पूछा। एक तो कौन कौन मेंबर था इस पे सवाल पूछा, कब आया इस पे सवाल पूछा। फाउंडेड 1927 में था और बाद में शायद 28 की फरवरी या जनवरी में भारत पहुंचा था। और इसी समय साइमन गो बैक के तहत नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया था सांडर्स की तरह, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में भगत सिंह ने मार दिया था। कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कब बहिष्कार किया? मद्रास में कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया 1927 में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया और कहा हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक। हालांकि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हो पाया था, तो 1929 में ही पास हो पाया रावी नदी के तट पर लाहौर में, जब जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनते। यूपीपीसी 2010 में सवाल पूछा है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। बाकी तो बता ही दिया आपको। फिर अंग्रेज चैलेंज करते हैं कि भाई तुम संविधान बना ही सकते, तो नेहरू कहते हैं मोतीलाल नेहरू के हम बना सकते हैं। तो 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, संविधान तैयार करने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। उसमें सब बहुत सारे मेंबर होते हैं, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कुछ सिफारिशें देती हैं। यूपीएससी 2011 में सवाल पूछा गया उनकी सिफारिशों के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्थिति या डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, जैसे कि आयरलैंड वगैरह में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है।
कनाडा वगैरह हैं, और अलग निर्वाचक मंडल नहीं होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि मुस्लिमों को दिया जा रहा था। लिंग्विस्टिक जो है प्रांतों हो, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर प्रांतों का निर्माण हो। ढेर सारे फंडामेंटल राइट हो, जैसे महिलाओं को समान अधिकार हो, ये सब हो। एडल्ट सफ्रेज हो। मुस्लिमों की सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। सेकुलर मॉडल हो जिसमें राज्य और धर्म का कंप्लीट सेपरेशन हो। और ये हो गया, ठीक है। नेहरू और बोस ने कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना। यूपीएससी 1995 में पूछा है। 1929 में ही कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कहा कि भारत को कुछ और नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, और उसके प्रस्ताव पास किया। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। जब नेहरू रिपोर्ट आया उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी, 14 पॉइंट डिमांड रखा 1929 में, जिसका कांग्रेस ने, नेहरू ने विरोध किया। और ये जो 14 सूत्री मांग या 14 सूत्री जो मांग था, एक हिसाब से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, नेहरू रिपोर्ट जिसने सौंपा था, उसके कुछ मामलों को लेकर के विरोध करती थी, ठीक है। तो एक हिसाब से 14 सूत्री मांग नेहरू रिपोर्ट का विरोध था, और कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया बाद में। कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता का ध्वज फहराया, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई, नया हमने झंडा नहीं अडॉप्ट कर लिया, वही झंडा हम फहराते रहे। बाद में कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती है, जो नेहरू रिपोर्ट है लागू नहीं किया जाता है। 1 साल का मौका दिया था, तो वो सब भी नहीं होता है लाहौर अधिवेशन के बाद। तो फिर कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1930-31 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 जो डिसिपल थे, अनुयायी थे, उनके साथ डंडी मार्च किया। डंडी के तट तक गए। नमक चूंकि सबका प्रतीक था, हर किसी को नमक की जरूरत थी, और उस पर टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो एक हिसाब से अन्याय का विरोध भी था, प्रतिकार भी था। तो उन्होंने नमक बनाया अवैध रूप से, और नमक कानून तोड़ा, और इस हिसाब से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। कब से? 12 मार्च 1930 को, जब से गांधी ने मार्च स्टार्ट किया। और बाद में कब पहुंचे वहां पे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे दांडी के तट पर। सुभाष चंद्र बोस ने इसको बहुत तारीफ किया, कहा नेपोलियन का जो एल्बा मार्च था वैसा था कुछ। और ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, नमक कानून की जो नाफरमानी थी, वो पूरे राष्ट्र में फैल जाता है, बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं। उसमें से बहुत प्रमुख जो एक आंदोलन था, वो था साउथ में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नमक कारखाने पर छापा। उसमें एक अमेरिकी जो पत्रकार है वो रिपोर्ट करता है कि भाई पंक्ति में बहुत सारी जनता बैठ जाती थी, उन पर लाठीचार्ज होता था, लहूलुहान हो जाते थे, पर नई जनता आती थी, उनका स्थान ले लेती थी। तो सत्याग्रह का एक शानदार मिसाल था, ठीक है। 241 मील की यात्रा की थी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में, तो ध्यान रखना। ये बेब मिलर था जो पत्रकार था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया सबने अवज्ञा आंदोलन का, जब उन्होंने तिरुचिरापल्ली से बेदारण्यम तक नमक मार्च किया। मालाबार ने के केलप्पन ने नेतृत्व किया, और उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने, और कहाँ पे? छोटा नागपुर में सोमरावाजी और मोगामाजी ने नेतृत्व किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, उन्होंने नेतृत्व किया अपनी खुदाई खिदमतगारों के साथ मिलकर के। सोलापुर में जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी काफी शानदार आंदोलन हुआ, और धरसना में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया 21 मई 1930 को, ठीक। एक सवाल और उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसने किया? महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया। कुछ महिला नेत्री भी थी, जैसे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौल, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गुजरात से भी काफी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, ठीक। आंदोलन का नेतृत्व जब गांधी को एक हिसाब से गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब्बास तैयब जी ने आंदोलन की अगुवाई की महाराष्ट्र में। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरोदा जेल में भेज दिया गया, ठीक। ये सवाल बार बार पूछ रहा है कि अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने साबरमती आश्रम से धरसना सत्याग्रह की रिपोर्ट दी। एक्चुअली बेब मिलर ने साबरमती आश्रम में नहीं था, वो साबरमती आश्रम से साथ चला था, बाद में वो धरसना की भी उसने रिपोर्टिंग की थी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि धरसना तो साउथ में है ना। आचार्य विनोबा भावे को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया, और एक अखबार था डैश रोजा, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया। गांधी अर्बन पैक्ट होता है इसके बाद 1931 में, और पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि विचार किया जाना था कि शासन का अगला स्वरूप क्या हो, और जो साइमन कमीशन था उसकी रिपोर्ट पर भी बातचीत की जानी थी। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन इंश्योर कराने के लिए गांधी अर्बन पैक्ट होता है। पहली बार कांग्रेस और गांधी वायसराय की बराबरी पर बैठ करके बातचीत करते हैं, और 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है, और कांग्रेस और गांधी तैयार हो जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक। सरोजिनी नायडू ने गांधी और अरविंद को दो महात्मा कहा। यूपीपी से 2001 में सवाल पूछा है। कैम्पबेल जॉनसन ने कहा कि गांधी को समझौते में सिर्फ सांत्वना पुरस्कार मिला। यूपीपी से 2014 में सवाल पूछा। गोलमेज सम्मेलन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 1930-31 में फेल हो गया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। रियासतों के महाराजाओं ने, जस्टिस पार्टी आदि ने खाली पार्टिसिपेशन किया था। दूसरा राउंड टेबल कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस और गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी एकमात्र प्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस के। ये चलता है 1931, 1 दिसंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। और क्या होता है? अनिर्णायक रहता है, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचक मंडल से लेकर के जो कम्युनल अवार्ड था उनका, उस पर गतिरोध होता है, गांधी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, भारत वापस लौट आते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर
1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। उस समय जो वायसराय होते हैं, लॉर्ड विलिंगडन होते हैं, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है। अध्यक्षता किसने किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कुछ नेताओं ने पार्टिसिपेट किए, उनके नाम थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी, सी एन मुदलियार। इस पे सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीसी 2011 में। प्यारेलाल गांधी, जो गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे, वो भी शामिल हुए। और गांधी जी जब ब्रिटेन गए तो यशस राजपूताना जहाज से यात्रा किया और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। यूपीपीसी 2003 में सवाल पूछा। ठीक है। रहमत अली, जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, उसने पाकिस्तान की डिमांड का एक निमोनिक तैयार किया, एक्रोनिम, और कहा पाकिस्तान में क्या क्या रहेगा। और उसने जो पैम्पलेट छापा वो नाउ आर नेवर लिख के छापा। शुरुआत में तो लोगों ने कहा था बकवास है, बाद में तो वही आधार बना पाकिस्तान के नाम का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन के बाद 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है ब्रिटेन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और उन्होंने कहा कि भाई अब मुसलमानों को, यूरोपियों को, सिखों को, एंग्लो इंडियन को, महिलाओं को, बॉम्बे के मराठाओं के लिए 20 सालों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, पृथक निर्वाचन मंडल भी दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए जो है 3% सीटें रिजर्व कर दी गई, सिर्फ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़ करके, जहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह आंदोलन चला रहे थे। ठीक। कांग्रेस ने इसका विरोध किया काफी ज्यादा, लेकिन कहा ठीक है अल्पसंख्यकों के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती। गांधी जी ने तो सोचा कि इससे डिवीजन और पैदा होगा, नेशनल यूनिटी के खिलाफ है। तो 20 सितंबर 1932 को उन्होंने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। और बाद में फिर डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के सहयोगियों के बीच में एक समझौता होता है, जिसको कहा गया पूना अकॉर्ड या पूना समझौता। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। ठीक। गांधी जी ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया था, बल्कि गांधी के सहयोगी ने किया था। ठीक। उसके बाद गांधी जी हरिजन अभियान में लग जाते हैं। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और जो दलित शेड्यूल कास्ट थे उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। और उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। कब स्थापना की? सितंबर 1932 में। और फिर जनवरी 1933 में एक पत्रिका निकाली, साप्ताहिक थी, हरिजन, जो 1948 तक चलती रही। घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देख लो। आचार्य नरेंद्र उसके अध्यक्ष थे। सवाल पूछा है। जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। मीनू मसानी भी थी इसमें। पटना में 1934 में इसकी स्थापना की थी। यूपीपीसीएस 96 और 2008 में पूछा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की व्यवस्था शामिल थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी होंगे, जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से वो भी होंगे, और प्रिंसली स्टेट भी शामिल होना चाहें तो वो भी होंगे। ठीक। जो संघीय स्तर पर है, फेडरल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव थी, दो टाइप के सब्जेक्ट में डिवीजन करना था। जैसे आपको पता होगा, प्रोविंस में पहले व्यवस्था थी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड में गवर्नर जनरल के पास अधिकार थे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के। ट्रांसफर्ड में मंत्री वगैरह के पास अधिकार थे, जो असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। दो टाइप की बाई कैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई संघ में, जिसको पहले को कहा गया उच्च सदन या राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को कहा गया निम्न सदन या संघीय सभा। ठीक है। इसको फेडरल असेंबली भी कहा गया। ऐसा व्यवस्था किया गया। जितने भी पावर मेंशन करने से बच गए, रेजिडुअल पावर जिनको कहा जाता था, वो गवर्नर के पास रहेंगे। प्रांतों को, यानी कि प्रोविंसेस को, कंप्लीट ऑटोनॉमी देने की व्यवस्था की गई। और जो डायरार्की, द्वैत शासन व्यवस्था थी प्रांतों में, वो खत्म कर दिया गया। हालांकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहां भी एक हिसाब से कर दिया गया। प्रांतों में जो विधानसभाओं के सदस्य थे, उनको सीधे सीधे निर्वाचित होकर के असेंबली में आने की व्यवस्था की गई। जो इलेक्शन के राइट थे, मताधिकार था, उसको बढ़ाया गया। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दे दिए गए। ठीक। चुनाव होता है 1937 में। तो चुनाव जब होता है तो 6 प्रांतों में, जिसको यूपी था, बिहार था, मद्रास था, मध्य प्रांत यानी सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा और बॉम्बे, यहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी में आती है। 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता, जिसमें बंगाल था, असम था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, पंजाब था, सिंध था। यहाँ मेजोरिटी नहीं मिलती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, कहाँ मेजोरिटी नहीं मिलती? कॉमन सेंस लगाओ। बंगाल में बहुत मुस्लिम थे, असम में थे, NWFP पेशावर का एरिया था, वहाँ पे बहुत मुस्लिम थे। पंजाब में भी नहीं मिला और सिंध में भी नहीं मिला। ठीक। चीफ मिनिस्टर कौन कहाँ का था, इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। बॉम्बे में वीजी खीर थे। कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी उसके बारे में पूछ रहा है। यूपी में गोविंद वल्लभ पंत थे। मद्रास में सी राजगोपालाचारी। सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस में हरिकृष्ण महताब। बिहार में डॉक्टर खरे। सीमांत प्रांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में श्री कृष्ण सिन्हा थे। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया और बिना कांग्रेस से पूछे, बिना भारतीयों से सलाह किए युद्ध की घोषणा कर दी गई थी, तो कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके पहले तक 28 महीनों तक कुल मिलाकर के शासन रहा और अक्टूबर 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस यूपीपीसीएस में 2010 और 13 में पूछा गया। अब क्या होता है? मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा मुक्ति दिवस मनाते हैं। उनको लगा कि कांग्रेस बहुत अत्याचार कर रही थी मुसलमानों पे, तो एक तो वो हुआ। दूसरा, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की डिमांड है वो कैसे शुरू होती है? सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने क्या किया कि मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद का सेशन था 1930 में, उसमें कहा पाकिस्तान नाम का अलग से राष्ट्र होना चाहिए। चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, उसने पाकिस्तान नाम को गढ़ा अपने पैम्पलेट नाउ और नेवर में। और फिर बाद में मुस्लिम लीग में लाहौर का जिनका सेशन था 1940 का, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। और फिर बाद में डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया। ठीक। लाहौर के अधिवेशन में ही जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र का सिद्धांत का समर्थन किया। अब जरा देखो लाहौर सेशन के बारे में, वो पाकिस्तान आंदोलन के बारे में कुछ और फैक्ट। जैसे 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक जिन्ना ने अलग मुस्लिम राज्य के लिए, पाकिस्तान के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया।
उन्होंने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस भी बनाया। चूंकि युद्ध छिड़ चुका था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू था, ऑनगोइंग था, कांग्रेस का सहयोग, भारतीयों का सहयोग कैसे मिले, इसके लिए अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई यूरोप में हम हार रहे हैं, भारतीयों के बिना सहयोग हासिल किए हम टिक नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। किसने पेश किया? तो उस समय जो वायसराय थे लिनलिथ को, उन्होंने पेश किया और कहा कि भारत के लोग हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, बदले में उन्होंने कुछ भारतीयों को डोमिनियन वगैरह हम दे देंगे, ऐसा प्रस्ताव के समर्थन में रखा। लेकिन चूंकि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहले ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी, इसलिए इसको स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। दूसरा जो इन्होंने प्रावधान करने की व्यवस्था की, जो क्या कहेंगे उसको प्रॉमिस किया, वो था वायसराय की कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव में भारतीयों का बहुमत। तीसरा, युद्ध के बाद एक संविधान सभा। चौथा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, बिना उनकी सहमति के कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं था। इंटरनेशनल गवर्नमेंट के बिना भारतीयों का हित सुनिश्चित नहीं हो सकता था। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने शुरू कर दिया। उनको पता था आंदोलन कभी भी करना पड़ सकता है, उसके लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया और उनका उद्देश्य था कि भाई युद्ध विरोधी भाषण देना है, दिल्ली चलो का नारा लगाना है, और अगर गिरफ्तार कर लेती है नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फिर दूसरे जो सत्याग्रही वो आंदोलन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने दूसरा सत्याग्रही बनाया था। यूपीएससी 2009 में पूछा गया। कुछ और सत्याग्रही के नाम, यतन लाल जैन रायपुर में थे, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर, रत्नाकर शाह दुर्ग। क्रिप्स मिशन आता है उसके बाद कांग्रेस और भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए। उस समय तक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल चुके थे, विंस्टन चर्चिल बन चुके थे। वो नहीं चाहते थे भारतीयों से कोई समझौता हो, उनको कोई सहूलियत दी जाए, लेकिन दिखाना था पूरी दुनिया को कि देखो भारतीयों को हम साथ लेके चल रहे हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था चर्चिल पे, ब्रिटेन युद्ध हार रहा था उस समय तक। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। एकमात्र सदस्य थे इसमें सिर्फ स्टेफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजे गए थे। उनका प्रस्ताव क्या था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, संविधान सभा गठित की जाएगी युद्ध के बाद में, प्रांतों के पास संघ से बाहर रहकर अपना संविधान बनाने का विकल्प होगा, या ब्रिटेन से कोई और समझौता कर सकते थे। जब तक युद्ध नहीं खत्म हो जाता है अंतरिम काल के लिए डिफेंस वगैरह गवर्नर जनरल के अधीन ही रहेंगे। कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्रीडम का कोई प्रोविजन नहीं था। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पाकिस्तान को इसमें मान्यता नहीं देगी। और एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि गांधी जी ने कहा था डूबते बैंक का ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये बहुत फेमस था, इसी क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। यूपीएससी 2010 में सवाल पूछा गया। और लॉर्ड लिनलिथ को जो उस समय कांग्रेस यहाँ पे इंडिया में वायसराय थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, राजनीतिक ब्लैकमेल कहा उनको। यूपीपीसी में 2007 में पूछा गया। अब फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, 1942। गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जनता सेंसिटाइज हो गई थी, जागरूक हो गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब करो या मरो, यही वो समय है। तो सबसे पहले क्या होता है, 14 जुलाई 1942 को, क्रोनोलॉजी समझो, कांग्रेस कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी की वर्धा में मीटिंग होती है और क्विट इंडिया मूवमेंट को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक नेता विहीन या नेतृत्व विहीन आंदोलन था। सही बात है, क्योंकि 0 आवर में ही कांग्रेस के सभी नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो निश्चित तौर पर लीडरलेस मूवमेंट हो गया था। ठीक है, कारण क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का? क्रिप्स मिशन का फेल्योर, इन्फ्लेशन, स्कॉच अर्थ पॉलिसी की वजह से सारे संसाधन को बर्बाद करते जा रहे थे ब्रिटिश। और तीसरा जो है उस समय जो युद्ध की वजह से ज्यादती की जा रही थी आम जनता पर, वो भी एक कारण था। जापानी आक्रमण का भय कि जापान आ जाएगा अंग्रेजों की जगह पे, ब्रिटिश विरोधी भावना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ये सब है। वर्धा बैठक में गांधी जी ने मसौदा तैयार किया आंदोलन का, और उस समय अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। आपको पता ही है कि 40 के बाद से वहीं अध्यक्ष थे 46 तक। ठीक है, तो गांधी जी ने उस समय जब ये सब किया तो एक पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार, जिनका नाम लुई फिशर था। इस यूपीपी से 2011 में, 8 में, 10 में, 13 में सवाल पूछा जा चुका है। तो उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो प्रस्ताव चल रहा था, उसमें गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था? अमेरिकी पत्रकार, उसका नाम था लुई फिशर। और 9 अगस्त को शुरुआत कैसे होती है? 7 अगस्त 1942 को बंबई की गोलियां टैंक से शुरुआत होती है। 9 अगस्त को 0 आवर में ही, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी और सभी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, इन सबको आगा खां पैलेस जो पुणे का है वहां पे रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना बैंकीपुर जेल में रखा जाता है। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक, और आसफ अली ने बंबई सत्र में झंडा फहराया था। आंदोलन बहुत हिंसक हो गया। यूपी बिहार में रेल लाइन और टेलीग्राफ को बर्बाद कर दिया गया। छात्र, मजदूर, किसान, हर कोई आंदोलन करता है, हड़ताल करता है। उस समय जब कांग्रेस का ये आंदोलन लीडरलेस से हो गया, तो कुछ नेताओं ने इसको नेतृत्व दिया, जैसे कि उषा मेहता ने गुप्त रेडियो का कार्यक्रम चलाया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक उड़ीसा वाले, सुचिता कृपलानी, इन सभी लोगों ने भूमिगत रह करके आंदोलन चलाया। यूपीपीसीएस 2010 में, यूपीएससी 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। वायसराय लिनलिथ ने कहा कि 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया, जैसे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, इन सबने समर्थन नहीं किया। सब इसी आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई थी। कहाँ स्थापित की गई? यूपीपीसी 2002 और 17 में सवाल पूछा गया। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तमलुक मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार, सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल, वाईबी चनाड़,
के द्वारा प्रति सरकार, तलचर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में जो विभाजन, पाकिस्तान का विभाजन होने का जो चरण था, वो विभाजन ना हो, गांधी जी चाहते थे कुछ रुक जाए कैसे भी करके, तो कुछ इंडिविजुअल लोगों ने प्रयास किया। गांधी जी तो प्रयास कर ही रहे थे, गांधी जी ने वार्ता भी हुई थी। राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया जिसका नाम था द वे आउट 1944 में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया था। यूपीपीएससी 2010 में सवाल पूछा गया है। इसमें मुख्य पॉइंट क्या थे कि मुस्लिम लीग जो है स्वतंत्रता का जो मांग है कांग्रेस का, उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस और लीग मिलकर के एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाएंगे और बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहाँ पे एक जनमत संग्रह करा लिया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वगैरह में। और जब डिवीजन हो जाएगा उसके बाद जो एक यूनियन होगा, फेडरल होगा, उसमें डिफेंस होगा, कॉमर्स होगा, कम्युनिकेशन होगा, इस पर हम शेयरिंग करेंगे, यानी कि सेंटर एक ही रहेगा इसका। ठीक, सब कुछ डिपेंड करता था, ब्रिटिश का सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, ऐसा कुछ किया। हालांकि सावरकर ने तो विरोध किया ही और लीग ने भी कहा इसमें सेपरेट पाकिस्तान की मांग नहीं, तो उसने भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया इसको। फिर बाद में गांधी जिन्ना की वार्ता होती है और सीआर फार्मूला पे ही बात होती है, लेकिन जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग पे जोर दिया और फेल हो गया। फिर बाद में एक और प्रयास होता है, हालांकि कांग्रेस ने कहा हमने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कांग्रेस ने और लीग ने सपोर्ट किया था। जो कि लियाकत अली नंबर 2 नेता थे लीग में, और देसाई, भोला भाई देसाई भी कांग्रेस नेता थे। तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए बातचीत की उन्होंने। अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें रिजर्व की जाएगी, ऐसा कुछ कांग्रेस और लीग को समान रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। फिर 1945 में एक बेबल योजना आती है। गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड बेबल हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भाई कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें सभी भारतीय होंगे, हिंदू मुसलमानों को समान रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और गवर्नर जनरल अपनी जो वीटो की शक्ति है मंत्रियों की सलाह पे यूज करेगा। और एक बार युद्ध खत्म हो गया ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो संविधान सभा पर हम आगे की बातचीत करेंगे। हालांकि इस पर बात बन नहीं पाई। उधर आईएनए आजाद हिंद फौज अपना काम कर रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस जो 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं, 1920 में भारतीय सिविल सेवा में चयन भी हो जाता है। 38 और 39 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। हरपुरी त्रिपुरी, आपको पता है हरपुरा और त्रिपुरी संकट के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। 1942 में जर्मनी चले गए और बाद में 43 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे और 2017 में सवाल पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको देश नायक की उपाधि थी। और फिर आजाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये विचार तब आया जब जो भारतीय सैनिक थे उनको जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मलाया पेनिनसुला में जब लड़ रहे थे गिरफ्तार कर लिया, तो उसी में कुछ लोग थे जैसे ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लो, जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा जो वहाँ जापानी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इन सब ने सोचा कैप्टन मोहन सिंह कि क्यों ना हम एक आजाद हिंद फौज बनाए और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में लड़ने के लिए भेजें। ठीक, तो पहला डिवीजन गठित किया गया 1 सितंबर 1942 को। मोहन सिंह इसके कैप्टन थे। बाद में इनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है जापानियों के द्वारा। बाद में बोस पहुंचते हैं तो उन्होंने नेतृत्व संभाला। आजाद हिंद फौज के कुछ नेता थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, इनके खिलाफ लाल किले में ट्रायल भी शुरू किया गया था। उनके नाम है मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह। इस पर सवाल पूछा जा चुका है, आपको पता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है और 2 रेजिमेंट का गठन किया जाता है। जिसमें एक रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया। बाद में 1944 में आईएनए आजाद हिंद फौज जो था उसका जो मुख्यालय है रंगून बर्मा में ट्रांसफर कर दिया गया। यूरोप में बोस ने एक फ्री इंडियन लीजन नाम की सेना भी बनाई थी। जब ये जापान की हार होने लगी, आप एक मूवी आपको हमने सजेस्ट किया था अनब्रोकन, उसमें आप देखिए जापानियों ने कितना जुर्म किया था। बाद में जब जापान की हार होने लगी तो ये जो आईएनए के सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया उन्हीं लोगों पर, पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो आदि पर, कि सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। लाल किले में मुकदमा जब चलाया गया तो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कमेटी बनाई और उनको उनमें शामिल थे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली। यूपीपी से 2013 में पूछा, इन्होंने आईएनए के जो कैदी थे उनका बचाव किया। ठीक, मुस्लिम लीग ने भी इसमें समर्थन दिया था। बाद में पाकिस्तान विभाजन का जो गतिरोध था उसको दूर करने, संवैधानिक हल तलाशने के लिए एक मिशन आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। फरवरी 1946 में क्लेमेंट एटली की जो सरकार थी भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए एक मिशन भेजती है जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें सदस्य कौन थे? पैटिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यूपीपीसी 15 में पूछा और 16 में भी पूछा। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना, ऐसी सरकार, ऐसी संवैधानिक योजना तैयार करना जिससे भारत की यूनिटी बनी रहे, अल्पसंख्यकों के भी अधिकार सुनिश्चित रहे। इसमें मुस्लिम के लिए अलग कंट्री पाकिस्तान की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। ठीक, ओके। पाकिस्तान की मांग को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। यूपीएससी 1996 में पूछा गया सवाल। एक 3 लेयर्ड गवर्नमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई जिसमें संघ होगा एक, उनके ग्रुप्स होंगे और प्रांत होंगे, प्रोविंसेस होंगे। ठीक, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? संविधान सभा की एक स्थापना की जाएगी जिसमें 389 सदस्य होंगे, 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 जो है कमिश्नर के जो प्रोविंसेस है वहां से। प्रांत जो होंगे, प्रोविंसेस होंगे, उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी। रेजिडुअल जो पावर है प्रांत के पास ही रहेगा। रिएक्शंस क्या आया? कांग्रेस ने अखंड भारत को तो स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान का विरोध किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 46 तो वहीं थे। मुस्लिम लीग ने पहले तो स्वीकार किया और बाद में कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि अनिवार्य जो ग्रुप में शामिल होना है किसी एबीसी में, वो नहीं होना चाहिए, अलग होने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक। और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया, जिससे बहुत लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए इसमें। गांधी जी ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, हालांकि यूपीएससी 99 में सवाल पूछा। अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946-47 में, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और हालांकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जारी रखा अपना, और नेहरू ने गवर्नमेंट बना करके उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। अंत में बात नहीं बनती है तो क्लेमेंट एटली कहता है कि भाई अब विभाजन होकर रहेगा, और माउंटबेटन के नेतृत्व में एक प्लान तैयार करता है और भारत भेजता है कि जाओ जैसे भी करके, चाहे कोई जिम्मेदार गवर्नमेंट को या जो भी जिम्मेदार प्रोविंसेस हैं उनको सत्ता हस्तांतरित करके और छोड़ दो इंडिया। और कहा कि 30 जून 1948 के पहले जो ब्रिटेन है वो भारत को छोड़ देगा। तो माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की योजना थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं विभाजन पर निर्णय लेंगी कि इनका बंटवारा करना है नहीं करना है। सिंध अपना अलग से निर्णय लेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलाट जो असम में थे वहाँ जन्म संग्रह होगा। अगर विभाजन होता है तो भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे, 2 संविधान सभाएं बनेंगी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। और इस जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसको 18 जुलाई 1947 को जो वहाँ का संसद था ब्रिटेन का, वहाँ से स्वीकृति मिल गया। एक सर रेडक्लिफ थे, सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने सीमा आयोग की अध्यक्षता की, भारत पाकिस्तान की सीमा तय की। तो विभाजन की स्वीकृति मिल गई। जब विभाजन की स्वीकृति मिल रही थी और कांग्रेस ने दिल्ली में विभाजन को स्वीकार कर लिया 15 जून 1947 को, उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस को, जेबी कृपलानी थे। ये यूपीपीसीएस 2015 में और 2002 में सवाल पूछा। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी थे, उन्होंने विभाजन का विरोध किया था। यूपीपीसीएस 2002 में सवाल पूछा है। डॉक्टर किचलू ने विभाजन को राष्ट्रवाद की सांप्रदायिकता के आगे हार कहा। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, कांग्रेस ने कहा कि भाई तुम ही हमारे पहले गवर्नर जनरल बनो। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो ये थे, बाद में सी राजगोपालाचारी थे, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो फिर राष्ट्रपति का पद स्वीकृत हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनते हैं। फिर पहले कानून मंत्री बनते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, समारोह जब चल रहा था 15 अगस्त को, तो वो नौकिलों में दंगे शांत करा रहे थे, तो वो शामिल नहीं हुए आज़ादी के सेलिब्रेशन में। ठीक। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गया जिसको, उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, एक बार देख लीजिए। 2 नए राष्ट्र, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान शामिल हुए, शेष बाकी भारत में रहा। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, भारत में माउंटबेटन बने। ठीक। गवर्नर जनरल के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हालांकि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, बस शॉर्ट में एक बार देख लो जहां जहां सवाल आया है। शुरुआत से रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 67 के बीच में, प्लासी की लड़ाई इसी के टाइम पे हुई, बंगाल का पहला ब्रिटिश गवर्नर था। वारन हेस्टिंग्स 1773 से 85 के बीच, इसके दौरान मराठा युद्ध, पहला मराठा युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। और जो रिंग फेंस की पॉलिसी इसी के समय में आई। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, तीसरा मैसूर युद्ध इसी के समय, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इसी के समय। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है, सिविल सेवा में रिफॉर्म लाए जाते हैं। बहुत सारी बार सवाल पूछा गया है। सर जॉन सोर 1793 से 98 में, खड़दा की लड़ाई इनके टाइम पे हुआ। चार्टर एक्ट 93 का इनके टाइम पे आता है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 में रहता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो होता है इसी के टाइम होता है। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध भी होता है। सब्सिडरी अलायंस, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये सब इसी के टाइम पे होती है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में रहता है। आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की ट्रीटी आपको पता है 1816 इसी के टाइम होता है। तीसरा मराठा युद्ध इसी के टाइम पे। मद्रास में रेतवाड़ी सिस्टम इसी के टाइम पे। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28, फर्स्ट बर्मा वार, भरतपुर का एक्विजिशन भी इसी के टाइम पे होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 28 से 35 रहता है। मैसूर और कुर्ग का एक्विजिशन, रंजीत सिंह से ट्रीटीज यही करता है। कुछ सोशल रिफॉर्म भी लेके आता है। सती प्रथा का अंत, फीमेल इन्फेटिसाइड का अंत, मॉडर्न एजुकेशन, मैकाले मिनट सब इसी के टाइम पे। और जो ठग का अंत है जिसपे एक मूवी बनी है वो सलमान खान की, कौन सी है, वो सब भी होता है। लॉर्ड मिटकॉफ 1835-36, प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा गया। लॉर्ड ऑकलैंड जिसने पहला अफगान वार किया और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई 1836 से 42 के दौरान था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, सिंध का इसने अधिग्रहण कर लिया। ग्वालियर वार भी इसी के टाइम होता है। सोशल रिफॉर्म में दास प्रथा का अंत कर देता है। यूपीपी से 2011 और 13 में पूछा गया। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 के दौरान, पहला एंग्लो सिख वार और कन्या भ्रूण हत्या पे बैन लगा दिया गया, मानव बलि की समाप्ति कर दी गई। डलहौजी 1848 से 56, सेकंड एंग्लो सिख वार, पंजाब और बर्मा का अधिग्रहण जो बाद में फिर 1935 के एक्ट के टाइम पे ही या साइमन कमीशन की सिफारिश पे ही फिर उसको बर्मा को अलग किया जाता है। डॉक्टर ऑफ लैब्स चालू करता है। गंगा नहर शुरू करवाता है। रेलवे और टेलीग्राफ शुरू कराता है। विधवा पुनर्विवाह नियम पारित करता है और उसको जो है आधुनिक भारत का एक हिसाब से आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऐसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच रहता है। भारत का पहला वायसराय। 1857 के विद्रोह उसी के टाइम पे हुआ। इलाहाबाद का हेडक्वार्टर बनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आपको पता है 58 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के टाइम पे आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। लॉर्ड लिटन 1876 से 80, अकाल पड़ता है। दूसरा अफगान युद्ध होता है
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, बहुत बदमाश था। लॉर्ड रिपन 80 से 84 लिटन की पॉलिसी को बदलता है। इल्बर्ट बिल लेके आता है जिसमें भारतीय जज भी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर सकेंगे, ऐसा प्रावधान था। प्रेस एक्ट आता है जो रद्द कर दिया जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था रद्द कर दिया जाता है रिपन के द्वारा, और लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसकी बहुत तारीफ की। हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। पहली फैक्ट्री एक्ट आती है जिसमें टाइम के कितना समय काम कर सकते हो तय किया गया, और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी लागू किया जाता है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच तीसरा बर्मा वार होता है, बर्मा को कंप्लीटली भारत में मिला लिया जाता है। कांग्रेस की स्थापना होती है 85 में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। बंगाल विभाजन इसके टाइम पे। यंग हस्बैंड अभियान यही करता है, और रेलवे और सेना में रिफॉर्म लेकर के आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, 94, 95, 2005, 2010 यूपीपीसी में। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10 के बीच कांग्रेस में सूरत विभाजन हो जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मार्लिमेंटो रिफॉर्म की बर्बादी लाता है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 21। लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सब होता है उसके टाइम पे। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म भी लेके आता है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है इसके टाइम पे। लाहौर प्रस्ताव 1940 का, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सबसे लंबे समय तक वायस रहा, और बिना अनुमति की कांग्रेस के इस युद्ध में शामिल कर लिया भारत को। तो बस इतना सा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।